नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली फैमिली लॉ की यूनिट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो ये फैमिली लॉ ऑफ सेमेस्टर नंबर 3 है। तो इसकी यूनिट नंबर 3 अगर हम देखते हैं तो उसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें कई सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, पर ये जो टॉपिक्स हैं अगर टेक्निकली आप देखोगे तो बेसिकली 5 मेन टॉपिक्स हैं, उसका सब कैटेगराइजेशन है इनटू डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो अब इसमें बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बिकॉज कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक जो सब टॉपिक भी है तब भी वो आपसे पूछा जा सकता है फॉर योर 5 मार्कर। ठीक है, तो आपको लगभग हर टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है एडॉप्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचर, लॉ ऑन एडॉप्शन, कंडीशन एंड इफेक्ट, सेरेमनीज, कैपेबिलिटी, इफेक्ट एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन। तो बेसिकली ये क्या है, पूरा एडॉप्शन का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मेंटेनेंस अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के अंदर के प्रोविजंस हमें देखने हैं किस रिगार्डिंग, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। उसके बाद डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। तो ये है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, थर्ड टॉपिक आ जाता है दैट इज मेंटेनेंस, जो कि मुस्लिम लॉ में हमें पढ़ना है, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन के बाद आता है आपका नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स एंड मेंटेनेंस अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जो पहले हमारी सीआरपीसी थी उसको ही इन्होंने चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दिया है। तो अब उसके अंडर मेंटेनेंस के प्रोविजन क्या है, क्योंकि वो सेकुलर लॉ है, वो ना ही तो हिंदू है ना ही वो मुस्लिम है, वो सेकुलर लॉ है, सब पे अप्लाई होता है। उसके बाद आ जाओ फोर्थ टॉपिक पे, दैट इज गार्जियनशिप अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। तो बेसिकली गार्जियनशिप के रिलेटेड लॉज हैं कि कौन किस बच्चे का कैसे गार्जियन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है नेचुरल गार्जियन एंड इट्स पावर्स, टेस्टामेंट्री गार्जियंस एंड इट्स पावर्स, सर्टिफाइड गार्जियंस एंड पावर्स, गार्जियन बाय एफिनिटी एंड डी फैक्टो गार्जियन। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर 5 सब टॉपिक्स हैं। देयर आफ्टर लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है दैट इज गार्जियनशिप अंडर मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ में कैसे गार्जियनशिप होती है, तो गार्जियनशिप ऑफ पर्सन, दैट इज ये आपकी मुस्लिम टर्म्स लिखी हुई हैं, मतलब जो उर्दू में टर्म्स कही जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है गार्जियनशिप ड्यूरिंग मैरिज एंड गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है टेस्टामेंट्री गार्जियन एंड पावर्स, उसके बाद सर्टिफाइड गार्जियंस एंड पावर्स एंड डी फैक्टो गार्जियन। ठीक है, तो बेसिकली डी फैक्टो गार्जियन हिंदू में भी आता है एंड मुस्लिम में भी आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा सिलेबस है, तो इसमें हम कवर करेंगे सारी यूनिट्स को। ठीक है, सारे टॉपिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज एडॉप्शन। तो इसमें जो पहला टॉपिक हमारा आता है उसको हम बोलते हैं एडॉप्शन इन इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया में एडॉप्शन के लॉज क्या हैं, वो कई तरीके से डिवाइडेड हैं। जैसे जब पर्सनल लॉ आ जाता है और जब सेकुलर लॉ आ जाता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ एडॉप्शन देखा जाए तो सबसे पहले हमारा जो सब टॉपिक आता है वो नेचर ऑफ एडॉप्शन आता है। और नेचर ऑफ एडॉप्शन क्या है, एडॉप्शन इज अ लीगल प्रोसेस, ये एक लीगल प्रोसेस है थ्रू विच अ पर्सन, यूजुअली अ चाइल्ड इज टेकन इनटू अ फैमिली, treated as a natural born child and granted all legal rights including inheritance। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे एक नेचुरल बच्चा पैदा होता है एक फैमिली में, तो जैसे ही एक बच्चा जो कि बायोलॉजिकली पैदा हो रहा है, वो जैसे ही फैमिली में आता है उसके पास सारे उसके लीगल राइट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो नेचुरल बॉर्न चाइल्ड के होते हैं, प्लस उसको फैमिली मेंबर माना जाता है एंड उसके साथ साथ इनहेरिटेंस के भी राइट्स उसके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली तब होता है जब एक बच्चा पैदा होता है। तो सिमिलरली जो एडॉप्शन है उसको भी एक तरीका माना गया है कि अगर मान लो किसी के पेरेंट के बच्चा नहीं होता या किसी को मान लो बच्चा चाहिए फॉर द सोसाइटल वेलफेयर, तो वो क्या कर सकता है, वो एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है और उसका नेचर कैसा होगा, वो सेम उसी इफेक्ट का होगा जो एक नेचुरल बच्चा पैदा हो रहा है बायोलॉजिकली। ठीक है, देन adoption creates a parent child relationship between people who are not biologically related। तो adoption का मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन किसी को अडॉप्ट कर ले तो उसके साथ उस बच्चे का रिलेशन वही बन जाता है जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के साथ बनता है, दैट इज पेरेंटल एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं लॉ एंड एडॉप्शन क्या है इंडिया में। तो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक तो नहीं है, पर यूसीसी जब आ जाएगा तो शायद एडॉप्शन का भी लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, ऑन एडॉप्शन इन इंडिया इट इज गवर्न बाय, कैसे गवर्न, तो लॉ अगर देखें तो सबसे पहले जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, हामा जिसे बोला जाता है शॉर्ट में, वो गवर्न करता है एडॉप्शन इन हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख। ठीक है, देन उसके बाद गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है जो कि एडॉप्शन गवर्न करता है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यूज। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 2015 का, याद रखना ये नया वाला एक्ट है, पुराना वाला एक्ट रिपील हो गया आफ्टर
निर्भया केस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या है, सेकुलर लॉ है, जिसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी धर्म का बंदा हो, वो सेकुलर लॉ के अंदर अडॉप्शन कर सकता है, ठीक है। एप्लीकेबल टू ऑल फॉर अडॉप्शन थ्रू रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज। तो रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज मतलब कुछ ऑर्फनेजेस हैं जो कि अलाउ करते हैं अडॉप्शन, प्लस एक एजेंसी है कारा, वो भी जो है अडॉप्शन को देखता है और मॉनिटर करता है, ठीक है। देन उसके बाद केयरिंग गाइडलाइंस बाय सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, दैट इज कारा। उसके बाद इसका मतलब क्या है, रेगुलेट्स इंटर कंट्री एंड इन कंट्री अडॉप्शन। तो बेसिकली ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड अडॉप्शन। तो क्या कंडीशंस है, तो अगर देखें हामा के अकॉर्डिंग, हिंदू अडॉप्शन लॉ के अकॉर्डिंग, तो सेक्शन 7 और 8 बात करता है किसकी, कौन पर्सन अडॉप्ट कर सकता है। तो ऑब्वियसली पर्सन या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है। तो अगर मेल पर्सन है तो वो अडॉप्ट कर सकता है, तो कैसे, पहले तो उसको साउंड माइंड का होना है, भाई क्या वो डिसीजन ले रहा है उसे पता होना चाहिए। देन उसको मेजर होना है, मतलब 18+ का वो होना चाहिए। देखो हम ये लॉ में इतना तो समझ ही चुके हैं कि अगर कोई पर्सन 18+ है तभी वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है, अदरवाइज उसके बिहाफ पर डिसीजन लेने वाले उसके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर अडॉप्शन की बात है तो पेरेंट्स किसी के बिहाफ पर डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे बच्चे का बच्चा कौन होगा, तो इसलिए उसका 18 होना जरूरी है, प्लस उसका साउंड माइंड होना जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली फीमेल हिंदू कौन होनी चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए या डाइवोर्स होनी चाहिए या विडोड होनी चाहिए, ठीक है। पर मुद्दा ये आता है कि क्यों ऐसी कंडीशन मेल के साथ नहीं है पर फीमेल के साथ है, बिकॉज जो मेल पर्सन होता है वो होता है एक मेंटेनेंस प्रोवाइडर एज पर हिंदू कस्टमरी लॉ, ठीक है। तो मेंटेनेंस प्रोवाइडर होता है, तो अगर मान लो फीमेल हिंदू कोई मैरिड है तो ऐसा नहीं है कि वो अडॉप्ट नहीं कर सकती, पर उन दोनों की कंसेंट रिक्वायर्ड हो जाएगी, ठीक है। देन इफ मैरिड मस्ट गेट वाइफ्स कंसेंट, अगर मैरिड है तो वाइफ की कंसेंट होनी चाहिए। तो अगर मैरिड वुमेन है और वो विदाउट कंसेंट ऑफ हस्बैंड अडॉप्ट करना चाहती है तो कैन नॉट अडॉप्ट अनलेस ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो जब तक लॉ ऑथराइज नहीं करेगा तब तक वो अडॉप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसके बाद सेक्शन 7 देख लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, एंड इज नॉट अ माइनर हैज द कैपेसिटी टू टेक और अ डॉटर इन अडॉप्शन। तो किस चीज को, यहां पे सन, एस मिसिंग है, तो उसकी कैपेसिटी है कि वो सन और डॉटर को अडॉप्शन में ले सकता है, प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ अनलेस द वाइफ हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड। तो या तो अगर उसकी वाइफ लिविंग है, अगर जिंदा वाइफ है तो उस केस में उसे अपनी वाइफ की कंसेंट लेना जरूरी है बिफोर द अडॉप्शन, या फिर उसकी वाइफ ने क्या करा हो, वाइफ ने रिनाउंस कर दिया हो या फिर संन्यास ले लिया हो, तो उस केस में रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। या फिर या तो संन्यास ले लिया हो, रिनाउंस कर दिया हो, ठीक है, और रिनाउंस नहीं किया हो तो क्या करा हो, सीज टू बी अ हिंदू, हिंदू धर्म का त्याग कर दिया हो, ठीक है, और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो या तो वाइफ अगर नहीं है तो हिंदू पर्सन, मेल पर्सन खुद ही अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकता है, पर अगर वाइफ अगर लिविंग है तो वाइफ की कंसेंट जरूरी है। तो वाइफ की कंसेंट अगर जरूरी है और किस केसेस में वाइफ की कंसेंट नहीं लगेगी, तो पहला केस है कि या तो संन्यास ले लिया हो, रिनाउंस कर दिया हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया हो, सीज टू बी हिंदू हो गई हो, कन्वर्ट कर लिया हो, और या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको क्या करा हो, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो अनसाउंड माइंड का अगर कोई पर्सन है तो ऑब्वियसली वो कंसेंट नहीं दे सकता, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, इफ अ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन द कंसेंट ऑफ ऑल वाइफ्स इज नेसेसरी, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग आप बाइगेमी कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब मुद्दा ये कहां से आ गया कि भाई दोनों वाइफ अगर लिविंग है, दो से ज्यादा वाइफ लिविंग है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि ये एक आपस का डिस्कशन होता है, अगर वाइफ चाहे तो जो सेकंड वाइफ है वो, अगर मान लो दोनों वाइफ शांति से रह रही हैं तो कोई इशू नहीं है, अलाउड होता है, ठीक है। द कंसेंट ऑफ एनी ऑफ वन ऑफ देम इज अननेसेसरी फॉर एनी ऑफ द रीजंस स्पेसिफाइड इन द प्रोसीडिंग प्रोवाइजो, ठीक है। तो एक का कंसेंट किसी का भी मतलब नहीं रखता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उन मान लो सपोज दैट फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, इसकी दो वाइफ है बी एंड सी, ठीक है। अब इसको अडॉप्ट करना है तो नॉर्मल सिनेरियो में इन दोनों की कंसेंट लगेगी, ठीक है। मगर मान लो बी जो वाइफ है वो अनसाउंड है, ठीक है, या फिर जिसने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया, ठीक है, या फिर जो संन्यास ले चुकी है, ठीक है। तो उन केस में क्या होगा, इसकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और सी की कंसेंट और ए की कंसेंट के बेसिस पे एडॉप्शन हो सकता है,
ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 8 ऑफ हामा, और सेक्शन नंबर 8 किसकी बात करता है? वुमेन की बात करता है। तो वुमेन कब अडॉप्ट कर सकती है? फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन कब कर सकती है? एनी फीमेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड, पहले तो ये सेम कंडीशन है फॉर मेल एंड फीमेल, and not a minor obviously has the capacity to take a son or daughter in adoption, provided that if she has husband living, she shall not adopt a son or daughter except with the consent of her husband, unless the husband has completely and finally renounced the word। ठीक है, तो सेम वही कंडीशंस जो वाइफ के ऊपर लगती हैं, सेम वही कंडीशंस हस्बैंड के ऊपर भी लग जाती हैं। ठीक है, या उल्टा कहूं तो सेम जो कंडीशंस हस्बैंड के ऊपर लगती हैं, सेम वही वाइफ के ऊपर लग जाती हैं। तो अगर अनमैरिड है तो बिना कंसेंट के, ऑब्वियसली जब है ही नहीं तो कंसेंट किससे लोगे, और अगर मैरिड है तो विद कंसेंट, या फिर हस्बैंड ने संन्यास ले लिया हो, या फिर उसने अपने धर्म का त्याग कर दिया हो, हिंदू हो गया हो, और अनसाउंड हो। ठीक है, अनसाउंड हो। हु कैन बी अडॉप्टेड, कौन अडॉप्ट कर सकता है, हो सकता है? एज पर सेक्शन 10 ऑफ हामा में प्रोवाइडेड है कि किस पर्सन को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हिंदू पर्सन को जो कि अनमैरिड हो, बिलो 15 ईयर्स हो एंड नॉट ऑलरेडी अडॉप्टेड हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कोई हिंदू पर्सन होना चाहिए, क्योंकि हामा की बात हो रही है, मतलब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, सेकंड अनमैरिड होना चाहिए अगर डॉटर का केस है तो। ठीक है, एंड बिलो 15 ईयर्स होना चाहिए। अगर कस्टम अबव 15 ईयर्स भी अलाउ करता है तो इन केस अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज जो क्लॉज कहता है वो कहता है 15 ईयर्स। ठीक है, देन नॉट ऑलरेडी अडॉप्टेड, तो जो ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होगा उसी को अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब सेक्शन 10 का हम देख लेते हैं वर्बैटम क्या लिखा हुआ है। पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो फॉलोइंग कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएंगी तो वो अडॉप्शन में वो पर्सन को अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ही और शी इज अ हिंदू, पहले तो हिंदू होना चाहिए। देन ही और शी हैज नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, तो ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। और थर्ड आ जाता है ही और शी हैज नॉट बीन मैरिड अनलेस देयर इज अ कस्टम और यूसेज एप्लीकेबल टू द पार्टीज विच परमिट्स द पर्सन हु आर मैरिड बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। ठीक है, तो या तो कस्टम मैरिड वालों को भी अडॉप्शन में लेने का अलाउ करे तो उस केस में अलाउड है, अदरवाइज मैरिड नहीं होने चाहिए एज पर द हामा। ठीक है, देन उसके बाद आता है ही और शी हैज नॉट बीन कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स अनलेस देयर इज अ कस्टम और यूसेज एप्लीकेबल टू द पार्टीज विच परमिट्स पर्सन टू हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। ठीक है, तो 15 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, मगर अगर कस्टम और यूसेज ऐसा कहता है कि भाई 15 साल हो गए कोई बात नहीं तब भी अडॉप्ट कर लो, तो वो चीज अलाउड हो जाएगी एज पर हामा। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं अदर कंडीशंस क्या हैं जो सेक्शन 11 में प्रोवाइडेड है। तो पहला, द चाइल्ड ऑफ सेम जेंडर एज एन एग्जिस्टिंग चाइल्ड कैन नॉट बी अडॉप्टेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए और बी हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, इसका एक बच्चा, इन दोनों का एक बच्चा है जिसका नाम है सपोज दैट डी। ठीक है, डी इनका सन है। तो ये क्या कहता है सेक्शन 11 कि ये दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं पर सन अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देन देयर मस्ट बी रियल इंटेंट टू अडॉप्ट, तो इंटेंशन आपका प्योर होना चाहिए। ठीक है, एंड नो मनी और रिवॉर्ड शुड बी एक्सचेंज, तो यहां पे बार्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए कि आप किसी से बच्चा खरीद लो। ठीक है, जो कि पहले बहुत कॉमन होता था, तो ये चीज नहीं हो सकती। 10 उसके बाद सेक्शन 11 आता है अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन हामा के अकॉर्डिंग। और क्या कंडीशंस है, तो सेक्शन 11 इज द कोर प्रोविजन दैट प्रिस्क्राइब्स एसेंशियल लीगल कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर एनी अडॉप्शन। ठीक है, तो जो कंडीशंस प्रोवाइडेड है वो हमेशा फुलफिल होनी चाहिए ऑफ द सेक्शन 11। ठीक है, देन उसके बाद क्लॉज 1 क्या कहता है, ओनली हिंदू अडॉप्शन, तो हिंदू पर्सन ही अडॉप्ट हो सकता है। इफ द अडॉप्शन इज ऑफ अ सन, द अडॉप्टिव फादर और मदर बाय हुम द अडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन। तो अगर हिंदू सन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो सन अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। सन का अगर सन एग्जिस्ट करता है या सन के सन का सन एग्जिस्ट करता है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता कोई भी सन को। ठीक है, वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय अडॉप्शन, तो या तो अडॉप्शन के थ्रू या फिर लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप के थ्रू। ठीक है, अब मान लो ए और बी हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, इनका सन एग्जिस्ट करता है या फिर सन का सन एग्जिस्ट करता है या फिर सन का सन एग्जिस्ट करता है, तो ये लोग कौन सा, ये लोग अडॉप्शन ऑफ सन नहीं कर सकते, सन अडॉप्ट नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। ठीक है, पर मान लो एक कपल है ए और बी और इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने पहले अडॉप्ट कर लिया एक सन। ठीक है, और उसके बाद इनका एक सन हो जाता है बायोलॉजिकल सन हो जाता है, तो उस केस में क्या हुआ, अडॉप्शन खारिज हो जाएगा। द आंसर इज नो, बिकॉज उनका अडॉप्शन पहले हुआ था और सन बाद में हुआ है। ठीक,
उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन ये है कि अ हिंदू कैन नॉट अडॉप्ट अ सन इफ दे हैव ऑलरेडी लिविंग सन, अगर लिविंग सन है उनका, लिविंग सन, सन बेटे का बेटा है या फिर बेटे के बेटे का बेटा, ठीक है, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। देन पर्पस क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ एयर्स इन द मेल लाइन एंड मेंटेन्स बैलेंस इन ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर है उसको बचाता है, प्लस जो एयर्स होते हैं, एयर्स मतलब जो दावेदार होते हैं, जो को पार्सनर्स बन जाते हैं इन फ्यूचर, तो वो चीज बचाता है, ठीक है। देन क्लॉज नंबर 2 पे आ जाओ, तो वो क्या कहता है, नो एग्जिस्टिंग डॉटर फॉर गर्ल एडॉप्शन। तो सेम है, जहां पर अगर ऑलरेडी आपका बेटा है तो बेटा नहीं ले सकते, और अगर बेटी है तो बेटी नहीं ले सकते, ठीक है। तो जो चीज नहीं है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। इफ द अडॉप्शन इज ऑफ अ डॉटर, द अडॉप्टिव फादर और मदर बाय हुम द अडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव अ हिंदू डॉटर और सन्स डॉटर वेदर बाय। तो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, अगर ए और बी है, ठीक है, ए और बी है और ए और बी के मान लो डॉटर है, ठीक है, तो वो डॉटर अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, डॉटर को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। पर अगर ए और बी के क्या है, सन है और उस सन की डॉटर है, तो उस केस में डॉटर को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उस डॉटर को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ना खुद की डॉटर हो सकती है, ना सन की डॉटर हो सकती है, तब जाकर के आप डॉटर अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लिविंग डॉटर नहीं होनी चाहिए और ना ही सन की डॉटर होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद पर्पस क्या है, फैमिली लिनिएज बचाता है एंड प्रिवेंट्स डुप्लीकेटिंग इन फीमेल एयर्स, ठीक है। देन उसके बाद दिस इज द एग्जांपल। उसके बाद आगे चलते हैं, अब क्लॉज नंबर 3 पे आ जाओ, एज डिफरेंस फॉर अपोजिट सेक्स एडॉप्शन, ठीक है। तो अपोजिट सेक्स एडॉप्शन का मतलब क्या है, मैं पर्सन हूं मेल और मैं अडॉप्ट करना चाहता हूं किसी फीमेल बच्चे को, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इफ द अडॉप्शन इज बाय मेल एंड द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज फीमेल, द अडॉप्टेड फादर is at least 21 years older than the person to be adopted, ठीक है। तो मतलब फादर और डॉटर, जो अडॉप्टिव डॉटर है, उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स का, ठीक है। तो उससे कम अगर गैप होगा तो नॉट एलिजिबल फॉर अडॉप्शन होगा, ठीक है। देन उसके बाद A male adopting girl must be at least 21 years older than the girl, ठीक है। तो 21 साल से ऊपर होना चाहिए। देन उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है क्लॉज नंबर 4, एज डिफरेंस फॉर फीमेल अडॉप्टिंग अ मेल, ठीक है। तो अगर फीमेल कोई मेल को अडॉप्ट करे तो उसके पीछे क्या एज डिफरेंस होना चाहिए, सेम है 21 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो 21 ईयर्स ऑफ एज का गैप होना चाहिए बिटवीन मदर अडॉप्टिंग अ सन, 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए, ठीक है, ताकि सोसाइटल नॉर्म जो है वो अच्छा रहे। देन उसके बाद आगे चलते हैं टू आवर नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज क्लॉज नंबर 5, कैपेसिटी टू गिव इन अडॉप्शन। कौन अडॉप्शन में अपने बच्चे को दे सकता है, ठीक। किसी को, कोई पेरेंट अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है तो किसी ना किसी का बच्चा तो ले रहा है ना, तो कौन दे सकता है, द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन बाय द पेरेंट्स और गार्जियन कंसर्न और अंडर देयर authority with the intent to transfer the child from family of its birth to the family of its adoption, ठीक है। तो कौन, या तो पेरेंट्स या फिर गार्जियन और अथॉरिटी, ठीक है, उनकी अथॉरिटी में, मतलब पेरेंट्स और गार्जियन की अथॉरिटी में कोई भी पर्सन किसी भी बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है जो ये चाहता हो कि उसका जो बच्चा है उसकी फैमिली बर्थ से चेंज होकर के अडॉप्टिव फैमिली में बदल जाए, ठीक है। तो वो पर्सन अडॉप्शन में दे सकता है, ठीक है। तो अडॉप्शन जो है वो वैलिड नहीं है विदाउट द एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो गिविंग एंड टेकिंग के बिना तो वो वैलिड हो नहीं सकता। एंड इट मस्ट रिफ्लेक्ट क्लियर इंटेंशन टू ट्रांसफर पेरेंटल राइट्स। तो पेरेंटल राइट्स को ट्रांसफर करने का क्लियर इंटेंशन वहां पे होना चाहिए, ठीक है। अगर वो सिर्फ फेक प्रोविजन है कि भाई मैंने आपको अपना बच्चा तो दे दिया पर उसका केयर मैं ही कर रहा हूं, उसके बारे में डिसीजन मैं ही ले रहा हूं, तो वो चीज अलाउड नहीं होती। उसके बाद मस्ट बी परफॉर्म बाय बायोलॉजिकल पेरेंट और लीगल गार्जियन, तो ठीक है। तो बायोलॉजिकल पेरेंट और लीगल गार्जियन के थ्रू ही ये परफॉर्म हो सकता है। अदरवाइज वही वाली बात है कि अगर मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं तो मैं ही अपनी प्रॉपर्टी को किसी को दे सकता हूं, या तो गिफ्ट में या तो सेल में, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर किसी का पेरेंट नहीं है या लीगल गार्जियन नहीं है तो उस बच्चे को अडॉप्शन में कैसे देगा, ठीक है। देन उसके बाद ये पर्पस है, दैट इज फिजिकल एक्ट सिंबॉलिज द लीगल एंड इमोशनल ट्रांसफर ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम वन फैमिली टू द अनदर, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं, तो ये केस लॉ है, ठीक है, ये केस लॉ देख लोगे, लक्ष्मी वर्सेस लक्ष्मण, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, देन आ जाता है क्लॉज नंबर 6। अब आपको ये चीज मैं बता देता हूं फॉर योर प्रैक्टिकल रेफरेंस कि आपको क्लॉज वाइज नहीं लिखना है, आपको सीधा सा लिखना है सेक्शन नंबर सो एंड सो, ठीक है। आपको एक हेडिंग बनानी है, सपोज मान लो पूछ लिया जाए नेचर ऑफ एडॉप्शन, ठीक है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, आपको इसमें लिख देना
सेक्शन नंबर 7 से कहानी शुरू होकर के सेक्शन नंबर 12 तक जाती है। सपोज दैट ये आंसर आपका बनता है, तो इस आंसर में आप ऐसे हेडिंग बना करके फिर आप नीचे पूरा पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन कर दोगे विदाउट क्लॉज वाइज। ये जो हेडिंग्स है इस तरीके से हेडिंग्स लिख के कि क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, क्या कंडीशंस एडिशनल है, ये सारी हेडिंग्स लिख के, ठीक है। देन कंसेंट ऑफ स्पाउस रिक्वायर्ड, तो ऑब्वियसली द कंसेंट ऑफ स्पाउस रिक्वायर्ड है जो पर्सन अडॉप्शन में अपने बच्चे को देना चाहता है, ठीक है। तो द अडॉप्शन शैल नॉट बी वैलिड इफ इट इज मेड बाय द पर्सन हु हैज अ स्पाउस लिविंग at the time of adoption except with the consent of the spouse unless the spouse has completely and finally renounced the word, ठीक है। तो वही कंडीशंस है। तो अगर अपने बच्चे को कोई देना चाहता है तो पेरेंट्स अगर हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो दोनों की कंसेंट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो अगर मान लो हस्बैंड ने या वाइफ ने, स्पाउस में मतलब दोनों ही आ जाते हैं, हस्बैंड ने या वाइफ ने किसी ने रिनाउंस कर दिया, भाई संन्यास ले लिया है, कुछ ऐसी बात हो गई है, तो उस केस में वो चीज अलाउड हो जाएगी, उसकी कंसेंट के बिना भी। अनसाउंड माइंड का हो गया हो, या तो रिनाउंस कर दिया हो, या हिंदू को छोड़ दिया हो, ठीक है। देन एक्सप्लेनेशन क्या है, कंसेंट ऑफ स्पाउस इज मैंडेटरी इफ द पर्सन अडॉप्टिंग इज मैरिड, एंड एक्सेप्शन कब है, जब स्पाउस ने रिनाउंस कर दिया हो, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। स्पाउस इज नो लॉन्गर हिंदू, हिंदू नहीं है, एंड मेंटली अनसाउंड हो चुका है, तो उस केस में कंसेंट नहीं बचती, ठीक है। तो पर्पस क्या है, इंश्योर फैमिली हार्मनी एंड म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं, तो समरी ऑफ सेक्शन 11 है ये, ठीक है। तो सेक्शन 11 की समरी देख लोगे आप लोग, ठीक है। तो ये सारे क्लॉजेस की समरी लिखी हुई है। तो ये बेसिकली आपको एग्जाम से एक दिन पहले बहुत काम आने वाली है, जब प्रेशर हाई होगा और पेपर लिखने की बारी आ रही होगी, तो आपको ये समरी बहुत काम आएगी, ठीक है। तो आपको क्लॉज वाइज नहीं लिखना है, आपको सीधा हेडिंग डालनी है सेक्शन 7 से लेकर के सेक्शन 11 तक, और फिर आपको सीधा कहानी लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। देन आफ्टर द समरी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि अगर मुस्लिम लॉ में देखें तो अडॉप्शन क्या है, तो कोई भी लीगल अडॉप्शन इस्लामिक लॉ में नहीं है, ठीक है। कोई भी लीगल वे ऑफ अडॉप्शन नहीं है। मतलब क्या है कि अडॉप्शन अलाउड तो है, पर कोई भी स्पेसिफाइड नॉर्म नहीं है, ठीक है। अडॉप्शन एज पर पर्सनल लॉ डज नॉट गिव इनहेरिटेंस राइट। तो अगर कोई पर्सन अडॉप्ट कर लेता है किसी चाइल्ड को इन मुस्लिम लॉ, तो वो अडॉप्ट बेशक कर ले, उसको पाल पोस के बड़ा कर दे, पर उसको इनहेरिटेंस राइट नहीं मिलते, ठीक है। ओनली गार्जियनशिप इज अलाउड अंडर गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट 1890, ठीक है। तो गार्जियनशिप सिर्फ अलाउड है, मतलब आप उस बच्चे की देखभाल कर सकते हो, उसको बड़ा कर सकते हो, उसको फिट एंड फाइन बना सकते हो, ताकि वो अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से जी सके, ठीक है। द अडॉप्टेड चाइल्ड रिटेन्स बायोलॉजिकल आइडेंटिटी एंड लीनिएज। तो अडॉप्टेड चाइल्ड जो होता है, तो उसकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, मतलब वो किस फैमिली से एग्जैक्टली आया है और किसके साथ हो रहा है, बस उसका पर्पस क्या है, वो केयर टेकर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। देन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की अगर बात करें 2015 की, तो वो सेकुलर लॉ है, जिसमें इंडियन की बात होती है, इधर हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। और अडॉप्शन फुल लीगल स्टेटस देगा, जैसे हिंदू लॉ में देता है। सिमिलरली अगर आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें, तो वो भी फुल लीगल स्टेटस देता है टू अ चाइल्ड, अगर वो अडॉप्ट हो रहा है तो, ठीक है। एंड राइट्स एज नेचुरल बॉर्न चाइल्ड। तो जिस तरीके से नेचुरल बॉर्न चाइल्ड के राइट्स और चीजें होती हैं, सेम वही स्टेटस देता है क्या, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो रेगुलेशन है, मतलब अडॉप्शन को देखने वाली अथॉरिटी, वो है कारा, ठीक है, ये सेंट्रल अथॉरिटी है। अब उसके बाद आ जाओ, सेरेमनीज क्या है अडॉप्शन की। अडॉप्शन की सेरेमनीज कुछ तो होनी चाहिए, ठीक है। तो हिंदूज में होती है दत्ता होमम सेरेमनी, दैट इज गिविंग ऑफ चाइल्ड, ठीक है, जो अपने बच्चे को देते हैं। नॉट मैंडेटरी हामा, हामा में मैंडेटरी नहीं है, बस ट्रेडिशन की तरह परफॉर्म की जाती है। तो अगर मान लो कोई दत्ता होमम के बिना अपने बच्चे को किसी को दे दे और कोई उसको अडॉप्ट कर ले, तो क्या वो अलाउड होगा? आंसर इज यस, बिकॉज हामा उसको रेगुलेट नहीं करता, मतलब उसको मैंडेटरी बोलना वो नहीं समझता जरूरी, ठीक है। देन एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द चाइल्ड इज एसेंशियल। तो हामा के अकॉर्डिंग ये चीज जरूरी है कि एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द चाइल्ड हुआ है, एक लोगों ने दिया है और एक बच्चे को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। नो रिलीजियस सेरेमनीज रिक्वायर्ड अंडर जेजे एक्ट और गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, ठीक है। तो गार्जियनशिप और वार्ड्स एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजियस सेरेमनी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब कैपेबिलिटी फॉर अडॉप्शन क्या है? पहला, हामा के अकॉर्डिंग एडल्ट होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मेल है तो वाइफ की कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग ओनली बी गार्जियन नॉट अडॉप्टिव पेरेंट। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ गार्जियन बन सकते हो पर पेरेंट नहीं बन सकते। देन अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अगर आ जाओ तो एनी इंडिविजुअल इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, जेंडर मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फाइनेंशियली स्टेबल, ठीक है। तो फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली स्टेबल कपल अगर है, जेंडर कुछ भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैरिटल स्टेटस, ठीक है, वो जेजे एक्ट में अडॉप्ट कर सकता है।
बिकॉज जेजे एक्ट इज अ सेकुलर लॉ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ पर्सन्स कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन, तो कौन दे सकता है? नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन। तो ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके कि जो फादर मदर है, जो गार्जियन है या फिर जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, वो ही अपने बच्चों को अडॉप्शन में दे सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4, द फादर और द मदर इफ अलाइव शैल हैव इक्वल राइट्स टू गिव अ सन और डॉटर इन एडॉप्शन प्रोवाइडेड दैट सच राइट शैल बी नॉट एक्सरसाइज्ड बाय ईदर ऑफ देम सेव विद द कंसेंट ऑफ द अदर। तो बेसिकली जैसे अडॉप्ट करते वक्त दोनों की कंसेंट रिक्वायर्ड है, वैसे ही अडॉप्शन को देते वक्त दोनों की कंसेंट रिक्वायर्ड है। कब? वही सेम कंडीशंस हैं। पहला, उसने रिनाउंस कर दिया हो, ठीक है। दूसरा, उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया हो, और तीसरा, वो अनसाउंड माइंड का हो चुका है, अनसाउंड माइंड, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो सेक्शन 9 का एक क्लॉज 4 है, ठीक है। वेयर बोथ द फादर एंड मदर आर डेड और कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड और हैव बीन अबैंडन्ड द चाइल्ड, या तो मर चुके हैं। पहली कंडीशन क्या है? फादर और मदर मर चुके हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? फादर और मदर ने दुनिया छोड़ दी है, दुनिया छोड़ने का मतलब संन्यास ले लिया है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है? कि फादर और मदर ने अपने चाइल्ड को ही छोड़ दिया है, कोई भी मतलब नहीं रखते, और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन ऑफ अनसाउंड माइंड। फोर्थ कंडीशन क्या है? कि वो अनसाउंड हो चुके हैं, या फिर वेयर द पेरेंटेज ऑफ चाइल्ड इज नॉट नोन। फिफ्थ ग्राउंड क्या है? कि जहां पर पेरेंट कौन है चाइल्ड का नहीं पता, एक कचरे के डब्बे में कोई चाइल्ड मिला है, ठीक है। तो वो क्या होगा? द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड मे गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो गार्जियन जो अपॉइंट होगा, जो गार्जियन बन जाता है, जैसे ऑर्फनेज वाले गार्जियन बन जाते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा चाइल्ड है जिसके पेरेंटल का नहीं पता पेरेंट कौन है, अगर डेड हो गए हैं या फिर कोई हो गए हैं, ये वाली सिचुएशंस में कोई ना कोई तो गार्जियन होगा ही चाइल्ड का, तो उसके पास राइट आ जाता है कि वो उस बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है। पर उसके लिए पहले चाहिए परमिशन ऑफ द कोर्ट, बिना परमिशन के वो एडॉप्शन में नहीं दे सकता, ठीक है। देन उसके बाद बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू द गार्जियन अंडर सबसेक्शन 4, तो सबसेक्शन 4 में कौन परमिशन देगा? कोर्ट परमिशन देगा गार्जियन को, ठीक है। तो 4 में कोर्ट ने परमिशन देने से पहले द कोर्ट शैल बी सेटिस्फाइड दैट द अडॉप्शन विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड होना बहुत जरूरी है। तो कोर्ट ही पहले सेटिस्फाई करेगा कि जो एडॉप्शन है उससे चाइल्ड का वेलफेयर होगा, ड्यू टू कंसिडरेशन बीइंग फॉर दिस पर्पस गिवन, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर कंसिडरेशन दिया जाएगा कि ये देखने के लिए कि जो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। टू द विशेस ऑफ द चाइल्ड हैविंग रिगार्ड टू द एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड एंड द एप्लीकेट for permission has not received or agreed to receive, that no person has made or given or agreed to make or give an application that payment or reward in consideration of the adoption except such as the court may sanction, ठीक है। तो कोई कंसिडरेशन अलाउड नहीं है। जैसे मान लो एक को अडॉप्ट करना है और एडॉप्टिव गार्जियन कौन है? जी, ठीक है। जी इज द गार्जियन, ठीक है। और इसको, इस बच्चे को इसको देना है। मान लो एक बच्चा है जिसको ए को देना है, तो इस पे कोर्ट ये देखेगा कि कोई भी कंसिडरेशन तो नहीं चली है, कहीं गार्जियन बेच तो नहीं रहा उस बच्चे को, बिकॉज उसके फादर नहीं है, उसके मदर नहीं है, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसको मतलब खत्म कर लिया, तो रिनाउंस कर लिया है, ठीक है। तो कहीं उस बच्चे के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, उसको बेचा तो नहीं जा रहा, ठीक है। प्लस जो अडॉप्ट कर रहा है उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, क्या वो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, तो ये सब चीजें कोर्ट देख करके डिसीजन लेगा, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड एडॉप्टिव फादर एंड एडॉप्टिव मदर, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब मान लो एक पर्सन है, बी उसकी वाइफ है, ठीक है। इन लोगों ने मिलके एक सन अडॉप्ट करा। अब सन को अडॉप्ट करने के बाद इन्होंने फिर से इसको अडॉप्शन में दे दिया, ठीक है। ये बोल के कि भाई हम तो इसके पेरेंट्स बन गए, अब हम चाहें तो उसको एडॉप्शन में दे सकते हैं। तो आंसर इज नो, बिकॉज जो एक्सप्रेशन फादर और मदर है उसमें एडॉप्टिव फादर एंड मदर नहीं आता फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। मतलब इस पर्पस के लिए कि कौन अपने बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है, तो नेचुरल फादर एंड मदर दे सकते हैं पर एडॉप्टिव फादर एंड मदर नहीं दे सकते, ठीक है। गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ चाइल्ड और ऑफ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। कौन इंक्लूड होता है? तो गार्जियन का मतलब क्या है? गार्जियन का मतलब यह है कि उसने जो चाइल्ड है उसकी केयर करी है, ठीक है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करता है। और गार्जियन में कौन कौन इंक्लूड होता है? या तो गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द चाइल्ड फादर और मदर, या तो फादर और मदर ने विल बना रखी है कि भाई मेरे बच्चे की देखभाल ये पर्सन करेगा, ठीक है। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या आता है? अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। तो या तो फादर और मदर ने विल के थ्रू बना रखा है या फिर कोर्ट ने उसको गार्जियन डिक्लेयर किया हुआ है या डिसाइड करा हुआ है, ठीक है।
तो कोर्ट मीन्स द सिटी सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड ऑर्डिनरी रिसाइड्स। तो चाइल्ड जहां पे ऑर्डिनरी रहता है वही कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन क्या आ जाता है, तो हामा के अकॉर्डिंग, जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग और मुस्लिम लॉ मतलब गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो हामा के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे को नेचुरल चाइल्ड की तरह उसको मिलता है राइट्स, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी नेचुरल चाइल्ड की तरह, पर हिंदू मुस्लिम लॉ के अंदर उसको इनहेरिटेंस राइट नहीं मिलता, सिर्फ गार्जियनशिप मिलती है, ठीक है। अडॉप्शन इज इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल मतलब उसको वापस नहीं ले सकते। एक बार आपने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो जैसे एक बार आपका बायोलॉजिकल बच्चा हो गया तो उसको वापस तो नहीं किया जा सकता, ऑब्वियसली, तो वापस नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी वो इर्रिवोकेबल है, वापस नहीं ले सकते। और नो लीगल स्टेटस एज चाइल्ड, इसमें क्या है, जो गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट है जो मुस्लिम लॉ पे लगती है उस पर कोई भी लीगल स्टेटस नहीं होता चाइल्ड का, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ, चाइल्ड कैन नॉट मैरी एडॉप्टिव सिबलिंग्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मान लो ए और बी ने अडॉप्ट करा एक सन डी, और इस सन के साथ इनकी एक डॉटर भी है, ठीक है, इन लोगों के साथ एक नेचुरल डॉटर भी है उसकी, सपोज दैट एस, ठीक है। तो ये जो डी है, ये सन है, ये एस से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। देन ऑल टाइज विद बायोलॉजिकल फैमिली आर सर्व्ड। तो बायोलॉजिकल फैमिली के साथ जो भी टाइज है, मतलब जो पेरेंट्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, जो सिबलिंग्स हैं, उनके साथ पूरे के पूरे वैसे ही प्रोविजंस चलते हैं जैसे एक नॉर्मल बच्चे के साथ चलते हैं, मतलब बायोलॉजिकल बच्चे के साथ चलते हैं, ठीक है। देन सेक्शन नंबर 12 आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन। क्या इफेक्ट्स हैं? एडॉप्शन, चाइल्ड बी डीम टू बी द चाइल्ड ऑफ हिज हर एडॉप्टिव फादर और मदर फॉर ऑल पर्पस। हर पर्पस के लिए उस बच्चे को, जिस बच्चे को अडॉप्ट किया गया है, उसको हर पर्पस के लिए यही माना जाएगा कि वो अपने एडॉप्टिव फादर और एडॉप्टिव मदर का बच्चा है, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन, ठीक है। तो सपोज दैट ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, ए और बी ने एक बच्चा अडॉप्ट करा डी, ठीक है, ऑन 19/9/25 को, इस डेट को इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट करा, ठीक है। तो इस डेट से आने वाले सब टाइम तक इन लोगों का बच्चा यही कहलाएगा, मतलब डी कहलाएगा, ठीक है, फॉर ऑल द पर्पस, ठीक। एंड फ्रॉम सच डेट ऑल द टाइज ऑफ सच चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ शैल बी डीम टू बी एंड रिप्लेस बाय दोज क्रिएटेड बाय द अडॉप्शन इन द अडॉप्टिव फैमिली, ठीक है। तो उसकी जो पुरानी फैमिली होगी, उस फैमिली के साथ जितने भी टाइज थे वो मान लिया जाएगा कि वो पूरे हुए, वो खत्म हुए। अब जो है अडॉप्टिव फैमिली के साथ उसके पूरे पूरे टाइज है, ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन whom he or she could not have married if he or she has continued in the family of his or her birth, ठीक है। तो बेसिकली अगर मान लो, सपोज दैट, एग्जांपल देता हूं आपको, ए और बी, एक्स एंड वाई, ठीक है, इनका एक सन है एस, ठीक है, और इनकी एक डॉटर है डी, ठीक है। इनके पास कोई भी एक, मान लो इनकी एक डॉटर है D1, ठीक है, इनकी एक डॉटर है एक्स और वाई की डॉटर है D1, ए और बी की एक सन है एस एंड एक डॉटर है डी, ठीक है। अब मान लो ये सन को ये लोग एडॉप्शन में दे देते हैं इनको, ठीक है। तो यहां पर सन आ जाएगा, ये कौन सा सन है, ये एडॉप्टिव सन है, ठीक है, ये एडॉप्टिव सन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो एस है, एज पर सेक्शन नंबर 12, एस का जो पुराना रिलेशन था फैमिली के साथ विद ए एंड बी, वो खत्म मान लिया गया, वो कंप्लीटेड मान लिया गया, ठीक है। पर एस का ये धर्म जो ये है कि जो इस बायोलॉजिकल बहन के साथ है ये शादी नहीं कर सकता, मतलब डी के साथ ही कैन नॉट मैरी एज वेल एज D1 के साथ ही कैन नॉट मैरी, ठीक है। देन उसके बाद any property which vested in adopted child before the adoption shall continue to vest in such person subject to the obligations if any attaching to the ownership of such property including obligation to maintain relatives in the family of his or her birth, ठीक है। तो मान लो अगर इसके साथ कोई प्रॉपर्टी अटैच्ड है, ठीक है, मान लो इसके साथ एक प्रॉपर्टी P अटैच्ड है, मतलब इन लोगों ने इसके नाम पे प्रॉपर्टी P कर दी थी विद कंडीशन कि अगर ये लोग मान लो डी की मैरिज से पहले इनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में ये जो प्रॉपर्टी है, ये बड़ा बेटा है, तो ये प्रॉपर्टी का इस मैरिज में हेल्प करेगा इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये कंडीशन अटैच्ड है। तो मान लो इनकी डेथ हो जाए, ठीक है, आफ्टर डेथ ये प्रॉपर्टी इसके नाम पे आ गई, एंड आफ्टर डेथ इनके गार्जियन ने
गार्जियन ने इनको अडॉप्शन में दे दिया विद कोर्ट्स परमिशन, यहां पर आ गए लोग, ठीक है, एक्स और वाई की फैमिली में आ गए, तो उस केस में क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टी पी अटैच है इसके साथ, ये भी इसके इनके पास आ जाएगी, मतलब एस के थ्रू इनके पास, मतलब एस मालिक रहेगा उसका, और इस प्रॉपर्टी के लिए जो कंडीशन है उसको भी डी के लिए उसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो प्रॉपर्टी उस पर रहेगी। The adoptive child shall not divest any person of any estate which vested in him or her before the adoption, ठीक है, तो अडॉप्शन से पहले अगर कोई भी स्टेट उसमें था तो उसको वो डाइवेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। देन आ जाओ 7th टॉपिक पे, दैट इज इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो हेग कन्वेंशन जो है उसकी सिग्नेटरी इंडिया है, और इंडिया जो सिग्नेटरी होने के नाते जो हेग कन्वेंशन के अडॉप्शन नियम है वो फॉलो किए जाते हैं फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन, ठीक है। प्लस कारा गाइडलाइंस आई हुई हैं जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जो ये कारा गाइडलाइंस है ये हेग कन्वेंशन को फॉलो करती हैं, ठीक है। देन कंडीशंस क्या है फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन, चाइल्ड मस्ट बी डिक्लेयर लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, तो लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन होना चाहिए। देन प्रेफरेंस फॉर इंडियन सिटीजंस इंक्लूडिंग एनआरआई, ठीक है, तो प्रेफरेंस किसको दी जाती है, इंडियन सिटीजंस को दी जाती है इंक्लूडिंग एनआरआई, बिकॉज अगर इंटर कंट्री अडॉप्शन दे दिया आपने तो आपका राइट्स थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं उस चाइल्ड के बेनिफिट को देखने के लिए। देन होम स्टडी रिपोर्ट HSR ऑफ प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स जरूरी है, मतलब जो अडॉप्ट करने वाला है उसकी होम स्टडी रिपोर्ट जरूरी है। देन पोस्ट एडॉप्शन फॉलो अप फॉर 2 इयर्स, तो एडॉप्शन के बाद भी फॉलो अप होता है 2 साल का, तो वो चीज जरूरी है, ठीक है। देन द केस लॉ, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस दी हुई है ताकि जो इंटर कंट्री एडॉप्शन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो ना हो, ठीक है। एंड देन फाइनली द इंपॉर्टेंट केस लॉज फॉर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एडॉप्शन। तो एडॉप्शन आपका जो यूनिट 1 में पहला टॉपिक है उसके लिए इंपॉर्टेंट केस लॉज, ठीक है। इसी के साथ हमारा वो टॉपिक खत्म हो जाता है फाइनली, ठीक है। तो यहां पर ये केस लॉज खत्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्विक रिवीजन टेबल है, क्विक कंपैरिजन टेबल, जिसमें आपका हामा मुस्लिम लॉ एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो अभी तक हमने पढ़ा उसी का रिवीजन है, ठीक है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो बेसिकली इसमें 2 टेबल आपको मैंने दिखा दी हैं, पहला जो हामा के प्रोविजंस की बात करती है, और दूसरा ये वाली टेबल जो हामा एज वेल एज जो गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट है और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उनके बारे में बात करती है, ठीक है। तो रिलीजियस सेरेमनी, गवर्निंग लॉज, इंटर कंट्री अडॉप्शन, ठीक है। इंटर कंट्री तो हामा में रेयरली होता है और गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट में नहीं होता, और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें कारा के थ्रू इंटर कंट्री अडॉप्शन हो जाता है। देन कंक्लूजन हो गया। इस टॉपिक के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक ओवर हो जाता है, फर्स्ट टॉपिक इज ओवर बाय दिस कंक्लूजन, ठीक। अब आ जाओ मेंटेनेंस अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। तो अब मेंटेनेंस की बात करते हैं कि मेंटेनेंस मतलब किसी को भरण पोषण देना, ठीक है। तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हामा जो अभी हमने अडॉप्शन के बारे में पढ़ा उसी के कुछ प्रोविजंस मेंटेनेंस को भी रिलेट करते हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस क्या है, ठीक है। तो सेक्शन 3 क्लॉज बी में डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस है, जिसमें इंक्लूड करते हैं क्या, इन ऑल केसेस प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम पढ़ते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। तो रोटी कपड़ा और मकान में से सारी चीजें दैट इज फूड, ठीक है, क्लोथिंग, रेसिडेंस, ये तो रोटी कपड़ा और मकान हो गया। पर आज की डेट में रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ क्या चाहिए, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। मेडिकल केयर नहीं होगी तो ऑब्वियसली किसी भी लाइफ का कोई भी डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, ठीक है। इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर इट इंक्लूड्स रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एंड इंसिडेंट्स टू हर मैरिज, ठीक है। तो अगर अनमैरिड डॉटर है तो उसके साथ मैरिज होगी, तो मैरिज जब होगी तो मैरिज के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके भी मेंटेनेंस राइट्स होते हैं ऑफ द अनमैरिड डॉटर, ठीक है। देन एक्सप्लेनेशन, मेंटेनेंस इज नॉट लिमिटेड टू मेयर सब्सिस्टेंस, इट इंक्लूड द राइट टू लिव विद डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड एसेंशियल नीड्स, ठीक है। तो मेयर जिंदा रहना मेंटेनेंस नहीं है, पर जो उसके साथ डिग्निटी, एश्योरिटी प्लस सिक्योरिटी चाहिए उसको भी पूरा करना जरूरी है, ठीक है। आ जाओ अब इस प्रोविजन पे, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, जिसे आज की डेट में बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शादी से खौफ खा चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 18 बात करता है इसकी। तो हिंदू वाइफ जो है वो इंटाइटल टू मेंटेनेंस है। प्रोविजन देख लेना, हिंदू वाइफ का है, मतलब ये सेकुलर लॉ नहीं है, ठीक है। बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम एज लॉन्ग एज शी रिमेन्स चास्ट एंड डू नॉट कन्वर्ट, ठीक है। तो 2 कंडीशन है, जब तक वो रीमैरी ना करे, ठीक है, रीमैरी ना करे या फिर वो एडल्ट्री ना करे, ठीक है, एडल्ट्री ना करे, और या फिर जब तक वो हिंदू रहे, कन्वर्ट ना हो,
ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है, तब तक उसको मेंटेनेंस देना हर हस्बैंड की जिम्मेदारी है, मतलब उसके हस्बैंड की जिम्मेदारी है ऑब्वियसली, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 18 क्लॉज 2 आता है, दैट इज ग्राउंड फॉर लिविंग सेपरेटली विद मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है कुछ ग्राउंड्स, जब वाइफ अलग भी रह रही हो तब भी उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा बाय द हस्बैंड, ठीक है। तो क्या है, पहला, जब हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया है, हस्बैंड वाइफ का ध्यान नहीं रखता, फर्क नहीं पड़ता वाइफ कहां पर है, ठीक है। देन ही हैज ट्रीटेड हर विद क्रुएलिटी, क्रुएलिटी करी है, मेंटल फिजिकल, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है इज सफरिंग फ्रॉम वर्ल्ड लेप्रोसी, तो लेप्रोसी अगर हो गई है, देन अनदर वाइफ लिविंग है, कोई और वाइफ से भी शादी कर रखी है, वो भी जिंदा है, ठीक है। और कीप्स अ कॉन्क्यूबाइन, मतलब प्रोस्टिट्यूट या फिर किसी और लड़की को घर में लेके आता है, तो दैट इज कॉन्क्यूबाइन। एंड देन कन्वर्ट्स टू अनदर रिलीजन, तो अगर हस्बैंड ने कोई और रिलीजन को चूज कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है, तो वाइफ छोड़ के उसे जा सकती है, ठीक है। तो ये ग्राउंड्स हो गए। उसके बाद देखते हैं, तो ये जो ग्राउंड्स है ये जो ग्राउंड्स है, ये ग्राउंड्स एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें एक और है एनी अदर जस्टिफाइबल क्लॉज, तो कोई भी जस्टिफाइबल क्लॉज और भी है, कोई और रीजन है जिसकी वजह से वाइफ ने छोड़ दिया हस्बैंड के साथ रहना, तो भी वो वाइफ जो है, अगर रीजनेबल कोई ग्राउंड है तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ठीक है। देन सेक्शन 18 क्लॉज 3 जो कहता है डिस्क्वालिफिकेशन, कब वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। पहला, अनचास्ट, मतलब एडल्ट्री, या फिर उसने शादी कर ली है और सीजेस टू बी हिंदू, उसने खुद ही हिंदू धर्म छोड़ दिया है, तो ठीक है। देन उसके बाद ये केस लॉज हो गए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो अभी तक बात करी वाइफ की, अब उस सेंस में आ जाओ, जब विडो डॉटर इन लॉ, मतलब जब हस्बैंड मर चुका है पर जो डॉटर इन लॉ है वो जिंदा है, मतलब जो हस्बैंड की वाइफ है वो जिंदा है और उसके ससुर जी को उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो विडो डॉटर इन लॉ इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हर फादर इन लॉ प्रोवाइडेड, कब, पहला, शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग और प्रॉपर्टी, तो उसकी जो अर्निंग है और जो प्रॉपर्टी है उससे वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही, ठीक है। देन शी हैज नो प्रॉपर्टी ऑफ हर ओन, अगर उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हर हस्बैंड डिड नॉट लीव एनी स्टेट, तो अगर हस्बैंड ने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा तो उस केस में जो उसके हस्बैंड के फादर हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। फादर इन लॉ इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस, कब प्रोवाइड नहीं करेंगे मेंटेनेंस, एज पर 19 क्लॉज 2, जब उनके पास खुद के ही पास कोई मींस नहीं है और ना ही इन पोजीशन ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ना वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, ना उनके पास कोई मींस है उसको मेंटेनेंस देने का। तो ऑब्वियसली जब शादी हो जाएगी तो ऑब्वियसली फादर इन लॉ की तो एज भी तो काफी हो जाएगी, तो अगर उनके पास खुद ही मींस नहीं है तो वो कहां से देंगे, ठीक है। देन दिस इज द केस लॉ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे केस लॉ खत्म होता है। देन उसके बाद आ जाओ मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 20 इसकी बात करता है, तो सेक्शन नंबर 18, 19 एंड 20, 18 और 19 डिस्कस कर चुका है, 20 की बात है, तो 20 इसके बारे में बात करता है, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स, तो जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, मतलब पेरेंट्स हैं, उनके मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, एक हिंदू पर्सन, हिंदू सन बेसिकली, ठीक है, या फिर फादर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए हिज हर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, तो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो डजंट मैटर, बट जो फादर है उसका, बच्चे का जो फादर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और जो एज्ड और इन्फर्म पेरेंट्स हैं ऑफ दिस चाइल्ड उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। देन लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस एज लॉन्ग एज द चाइल्ड इज अ माइनर, तो जब तक बच्चा माइनर है, मतलब बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है, तब तक उसको मेंटेनेंस मिलता है। माइनर डॉटर्स आर एंटाइटल्ड टू मैरिज एक्सपेंसेस, तो जो माइनर डॉटर्स हैं उनको मैरिज एक्सपेंसेस तक के लिए एंटाइटलमेंट मिलता है, ठीक है। अब ये केस लॉज हो गए। अब जो माइनर डॉटर को मैरिज के लिए एंटाइटलमेंट मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 स्टार सेरेमनी वाली एंटाइटलमेंट होता है, पर जो बेसिक मैरिज एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए एंटाइटलमेंट उनको मिल जाता है, ठीक है। देन मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, सेक्शन नंबर 21 एंड 22, डिपेंडेंट्स का मतलब वो लोग होता है जो आप पे डिपेंडेंट है, मतलब आपके ही थ्रू उनकी अर्निंग है या उनकी लाइफ है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट कौन कौन डिपेंडेंट में आता है, सबसे पहले फादर एंड मदर, ठीक है। तो फादर एंड मदर बिकॉज वो लोगों ने आपको बड़ा किया, तो एक सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके उनके प्रति बन जाती है, ठीक है। देन विडो ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन, ठीक है, वही जो बहू की बात मैंने करी थी अभी, ठीक है। देन सन ऑफ और डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन, तो अगर पोता या पोती है तो वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, किसके ऊपर, दादी और बाबा के ऊपर, अगर सन मर चुका है तो। विडो ऑफ प्री डिसीज ग्रैंडसन, ठीक है, तो अगर पोता मर चुका है पर उसकी वाइफ जिंदा है तो उसकी भी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आ जाती है। एंड चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज्ड ग्रैंडसन, तो पोते के जो बच्चे हैं उसकी जिम्मेदारी। ग्रैंड पेरेंट इफ नो फादर, ठीक है, तो पेरेंट के ग्रैंड पेरेंट अगर फादर एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जाम्पल ए है, उसके फादर एफ है और उसके फादर
F डैश है, ठीक है। अब मान लो ये एग्जिस्ट नहीं करते, इनकी डेथ हो चुकी है, तो ए के ऊपर इनकी जिम्मेदारी आ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं अदर डिपेंडेंट ऑन डिसीज। तो अगर कोई अदर डिपेंडेंट है, जैसे मान लो कोई फिजिकली हैंडीकैप भाई है, तो वो भी कभी कभार इस पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आयो सेक्शन नंबर 22 पे, दैट इज मेंटेनेंस बाय heirs। इफ अ हिंदू डाइज एंड लीव्स डिपेंडेंट्स, द heirs आर बाउंड टू मेंटेन दोज डिपेंडेंट्स फ्रॉम द स्टेट इनहेरिटेड, ठीक है। अब मान लो एक पर्सन है, इनके फादर है, ठीक है, जो कि एज्ड है, ठीक है, मतलब इनके ऊपर डिपेंडेंट है ए के ऊपर। अब ए की डेथ हो गई, ए की डेथ हो गई, ए की वाइफ है और ए के वाइफ और इनके बच्चे हैं, दैट इज बी एंड सी, ठीक है। अब डेथ के बाद जो ए की 1 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी थी, वो वाइफ में और बच्चों में डिवॉल्व होगी, ठीक है। तो वाइफ में और बच्चों में जो डिवॉल्व होगी, तो इसका मतलब ये है कि जो 1 करोड़ प्रॉपर्टी पे जो ये डिपेंडेंट जिंदा है, इन डिपेंडेंट का भी ध्यान रखा जाएगा, इनको मेंटेन करा जाएगा आउट ऑफ दिस 1 करोड़ रुपीस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि पापा को लात मार के बाहर कर दिया और वाइफ और बच्चों ने प्रॉपर्टी को बेच खाया, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स इज सब्जेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द स्टेट इनहेरिटेड। तो जितनी वैल्यू है एटलीस्ट उतना तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन दिस इज द केस लॉ। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट। तो मेंटेनेंस अमाउंट किस तरीके से डिटरमाइन होती है एज पर सेक्शन नंबर 23। तो मेंटेनेंस अमाउंट कैसे डिसाइड होती है? डिटरमाइनिंग मेंटेनेंस अमाउंट फॉर वाइफ, चिल्ड्रन, एज पेरेंट, कोर्ट कंसीडर क्या कंसीडर करता है? स्टेटस एंड पोजीशन ऑफ द पार्टीज। तो क्या स्टेटस है, कितनी अर्निंग है, क्या पोजीशन है सोसाइटी में उस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। देन रीजनेबल वांट्स ऑफ द क्लेमेंट। रीजनेबल वांट्स कितने हैं? अभी बहुत सारे आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे शॉर्ट्स देखते होंगे, तो उस पर चीजें आती हैं कि भाई कोर्ट से वाइफ ने 20 लाख रुपीस डिमांड करा, ठीक है। तो ऐसे डिमांड नहीं होता, पर रीजनेबल रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ क्लेमेंट्स प्रॉपर्टी इनकम। तो वैल्यू कितनी है क्लेमेंट की प्रॉपर्टी की और इनकम की, मतलब जो क्लेम कर रहा है, जो मेंटेनेंस मांग रहा है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसकी कितनी इनकम है, ठीक है। देन नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने एंटाइटल्ड हैं मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो एक पर्सन है जिसने शादी करी डब्ल्यू से, ठीक है। अब डब्ल्यू और ए का हो गया बच्चे, मान लो A1, A डबल डैश एंड A ट्रिपल डैश, 3 बच्चे हो गए, ठीक है। अब ये तीनों बच्चे अभी क्या हैं? मान लो एक है 2 साल का, एक है 4 साल का और एक है 6 साल का, ठीक है। ये इनकी एज है। तो ऑब्वियसली इन बच्चों की जो कस्टडी रहती है वो जनरली माँ के पास ही रहेगी। तो जब वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करेगी तो यहाँ पे डिपेंडेंट्स देखा जाएगा कितने वाइफ के साथ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मेंटेनेंस दी जाएगी। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ले आता हूं, इसके फादर भी इस पे डिपेंडेंट है, इसकी मदर भी इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, प्लस लोन भी चल रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो अमाउंट थोड़ी कम ज्यादा कर सकता है कोर्ट, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो सेक्शन 23 क्लॉज 2 आ जाता है, फॉर डिपेंडेंट्स अंडर सेक्शन 21 द कोर्ट कंसीडर्स। तो अगर सेक्शन 21 में जो डिपेंडेंट्स है, फादर, ग्रैंडफादर, वो लोग, तो उनके लिए क्या कोर्ट कंसीडर करेगा? तो मैंने कहा कि अगर वो लोग डिपेंडेंट हैं तो उनके लिए जितनी प्रॉपर्टी डिसीज छोड़ के जा रहा है अपने बच्चों के नाम, अपने एयर्स के नाम पे, सिर्फ उतनी प्रॉपर्टी में से वो डिपेंडेंट्स क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि अमाउंट कितनी है डिसीज प्रॉपर्टी का। जैसे मान लो ए है, उसके ग्रैंडफादर है, ठीक है, उसके ग्रैंडफादर हैं, उसको मेंटेन करना है। तो मान लो ए की डेथ हो चुकी है, ए की डेथ हो चुकी है, ए की प्रॉपर्टी गई उसकी वाइफ के पास, ठीक है। तो अब वाइफ के ऊपर आ जाएगी जिम्मेदारी, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी वाइफ के ऊपर किस हद तक आएगी? तो उसी हद तक आएगी जिस हद तक प्रॉपर्टी ए छोड़ के गया है, ठीक है। तो डिसीज्ड की प्रॉपर्टी, मतलब ए की प्रॉपर्टी जो है वो कितनी वाइफ को मिली है, सपोज 1 करोड़ रुपीस की मिली है, तो 1 करोड़ की लायबिलिटी तक उसको मेंटेन करेगी, मतलब अपने ग्रैंडफादर को, ठीक है। द नंबर ऑफ एयर्स एंड देयर शेयर, कितना एयर्स है और उनके कितने शेयर्स हैं, ठीक है। देन द नीड एंड इनकम ऑफ द डिपेंडेंट, कितनी नीड है और कितनी इनकम है डिपेंडेंट्स की, वो चीज भी मद्देनजर रखी जाएगी। मान लो इनकी पेंशन आती है, सपोज 10K रुपीज इनकी पेंशन आती है पर मंथ, तो वो चीज भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। देन मेंटेनेंस मस्ट बी जस्ट, रीजनेबल एंड नॉट एक्सेसिव। तो ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जो मेंटेनेंस दी जा रही है, क्योंकि वो बैठे बैठाए वाली इनकम है, तो वो जस्ट होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए और एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, इतने भी नहीं होनी चाहिए कि कोई बंदा दे ही ना जा पाए, ठीक है। देन द केस लॉ, उसके बाद समरी टेबल आ जाती है कि हामा के अंदर मेंटेनेंस के क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो ये आपकी समरी टेबल है, ठीक है, दैट इज सेक्शन 3B, जहां पे मेंटेनेंस डिफाइंड है। देन वाइफ के लिए मेंटेनेंस सेक्शन नंबर 18 में है, ये आप याद रखोगे सेक्शंस, बिकॉज ये जरूरी है, ठीक है। देन वाइफ के बाद सेक्शन नंबर 19 आ जाता है, जहां पे डॉटर इन लॉ, विडोड डॉटर इन लॉ के लिए मेंटेनेंस है, ठीक है।
देन उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 20। तो सेक्शन नंबर 20 में किसके लिए है? चिल्ड्रन एंड इन्फॉर्म पेरेंट्स, ठीक है। जो एज और इन्फॉर्म पेरेंट्स हैं उनके लिए मेंटेनेंस है सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20 में, ठीक है। एंड देन सेक्शन नंबर 21 एंड 22 में आ जाते हैं डिपेंडेंट्स, जो अदर लोग डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 23 में आ जाते हैं ऑल कैटेगरीज, जिसमें कोड मेंटेनेंस देते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान रखता है, ठीक है। देन फाइनली द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो इसी के साथ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के अंदर जो मेंटेनेंस वाला प्रोविजन है फॉर वाइफ, फॉर चिल्ड्रन, फॉर पेरेंट्स, ये सब खत्म हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फाइनली यहां पर आपका कंक्लूजन ये खत्म हो जाता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मेंटेनेंस, दैट इज नफाका, ठीक है। अब ये मुस्लिम लॉ में है, अब वर्ड सही समझ में आ रहा होगा तो आपको ये मुस्लिम वर्ड भी याद रखना है, मतलब इस्लामिक वर्ड भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस्लामिक या फिर कहूं तो उर्दू वर्ड ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन क्या है, पहले ये समझते हैं। नफाका रेफर्स टू फाइनेंशियल सपोर्ट दैट इज मेंटेनेंस दैट अ मुस्लिम इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड सर्टेन रिलेटिव्स। तो कुछ रिलेटिव्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना मुसलमान का धर्म है। तो इसमें क्या इंक्लूडेड है, तो पहले आपको इंक्लूड क्या है इसमें, फूड, खाना, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन एंड अदर एसेंशियल्स, ठीक है। तो इसमें एजुकेशन का फैक्टर क्लियरली नहीं है, पर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड अदर एसेंशियल्स में एजुकेशन भी कवर हो जाती है कभी कभार, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मैटर्स। उसके बाद यहां पे आपको ये चीज देखनी है कि ये सब की जो जिम्मेदारी है वो कुछ पर्संस पे आती है, डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन रिलेशंस, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कुरान, हदीद, क्लासिकल इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, ये जो है, ये जो एसेंशियल्स हैं या ये जो नफाका है, ये बेसिकली ये कुरान, हदीस और क्लासिकल इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के बेस पे डिराइव्ड एक फार्मूला है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एंड अंडर पर्सनल लॉ एंड इन्फोर्स थ्रू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये इन्फोर्स होता है सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर, पर रिकॉग्नाइज कहां होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ वाइफ अगर देखा जाए तो मुस्लिम में रूल क्या है, Muslim husband is legally bound to maintain his wife so long as she remains faithful, obedient and the marriage subsists. तो जब तक वाइफ फेथफुल है, भरोसेमंद है, ओबीडियंट है, कहना मान रही है, और मैरिज चल रही है, मतलब डाइवोर्स से पहले तक, उस हर हस्बैंड का राइट जो मुस्लिम लॉ में एग्जिस्ट करता है, जिसकी शादी मुस्लिम लॉ में हुई है, उसको अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वाइफ जो है वो नफाका के लिए कब एंटाइटल होती है, जब मैरिज जो है वैलिड मैरिज हो, सही हो। हमने जब पढ़ा था मुस्लिम मैरिज एक्ट के, मुस्लिम मैरिज के लॉज, तो हमने ये पढ़ा था कि जो मुस्लिम मैरिज होती है वो वैलिड होती है, इरेगुलर होती है एंड वॉइड होती है, ठीक है। तो इरेगुलर और वॉइड वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैलिड मैरिज के लिए, ठीक है। वाइफ इज रेडी टू कोहेबिट, मतलब सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए वाइफ रेडी हो, एंड वाइफ इज नॉट डिसओबीडियंट, मतलब कहना मानती हो, वो कहना मानने से मना ना कर रही हो, ठीक है। देन कब जो है नफाका डिराइव हो सकता है वाइफ को, जब हस्बैंड के साथ रहने से मना कर दिया हो विदाउट वैलिड रीजन। जब हमने आरसीआर पढ़ा था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को प्रोवाइड करता हो, पर अगर मुस्लिम लॉ की, पर्सनल लॉ की हम इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे तो बेशक वहां पे सेक्शन नहीं मिलेगा, पर वहां पे ऐसा प्रोविजन जरूर मिल जाएगा कि वाइफ छोड़ नहीं सकती हस्बैंड को जब तक कोई रीजनेबल ग्राउंड ना हो, ठीक है। तो विदाउट वैलिड रीजन अगर वाइफ ने छोड़ दिया है तो उस केस में उसको नफाका या फिर मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। देन वाइफ इज अडल्टरस और रिबेलियस, ठीक है। तो उसके वो एक रिबेल हो चुकी है भाई, उसके अंदर विद्रोह की भावना जाग चुकी है, या फिर वो एडल्ट्री में इन्वॉल्व है किसी पर्सन के साथ, ठीक है। इफ मैरिज इज इरेगुलर, या तो इरेगुलर मैरिज है या फिर अनकंज्यूमेटेड मैरिज है, ठीक है। मैरिज हुई तो सही पर कंज्यूमेट नहीं हो पाई, तो उस केस में मेंटेनेंस नहीं मिलता एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। उसके बाद आ जाओ पोस्ट डाइवोर्स मेंटेनेंस, ठीक है। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि भाई जब तक शादी चल रही है तब तक की बात है, जब तक वाइफ साथ रह रही है, ठीक है। तो अब आ जाओ वाइफ जब छोड़ के जा चुकी है और डाइवोर्स हो चुका है, तो मुस्लिम लॉ में क्या होगा, वाइफ एंटाइटल्ड होती है मेंटेनेंस के लिए ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। जब तक इद्दत पीरियड चलता है तब तक वाइफ एंटाइटल्ड होती है मेंटेनेंस के लिए आफ्टर डाइवोर्स। तो बेसिकली जो इद्दत पीरियड होता है वो कितना होता है, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ठीक है। तो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तक होता है इद्दत पीरियड, या अगर डेज की बात करूं तो 4 मंथ्स एंड 10 डेज, ठीक है। तो ये होता है इद्दत पीरियड। तो इद्दत पीरियड के टाइम तक उसको मेंटेनेंस मिलता है आफ्टर द डाइवोर्स, ठीक है। उसके बाद मेहर जो है, मेहर मिल जाती है, अगर कोई अनपेड मेहर है तो वो मिल जाती है, एंड सेपरेट मेंटेनेंस इफ तलाक वाज आर्बिट्ररी और विदाउट कॉज, ठीक है। तो अगर विदाउट कॉज है, विदाउट रीजन है, तो सेपरेट मेंटेनेंस भी कभी कभार मिल जाता है, ठीक है।
देन उसके बाद आ जाओ कि ये वाला इंपॉर्टेंट केस लॉ है फॉर मुस्लिम मेंटेनेंस, ठीक है, ये आपका बीएनएसएस या फिर कहूं तो सीआरपीसी में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन आफ्टर डिवोर्स मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, ठीक है। तो जो क्लेम हुआ था वो ये हुआ था कि जो मुस्लिम मैरिज होती है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होती है, तो ऑब्वियसली जब मैरिज का डिसोल्यूशन होगा उसके बाद जो मेंटेनेंस के राइट्स आएंगे वो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग आने चाहिए, ठीक है। पर कोर्ट ने कहा था कि जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है, क्योंकि उस टाइम पे सीआरपीसी चलता था, आज की डेट में वो बीएनएस है, ठीक है। तो जो 125 सीआरपीसी था उस वक्त पे, उस टाइम पे जो वाइफ है वो वाइफ 125 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैरिज, कि मैरिज किस लॉ में हुई है 125 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, बिकॉज सीआरपीसी वाज द सेकुलर लॉ। अब सिमिलरली जो सेक्शन 125 सीआरपीसी था 144 बीएनएस बन चुका है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, अब इस वाले प्रोविजन पे आते हैं, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ में जो चिल्ड्रन और पेरेंट्स हैं उनका मेंटेनेंस कैसे होता है, हिंदू लॉ तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फादर इज बाउंड टू मेंटेन, क्या, पहला सन अंटिल दे अटेन प्यूबर्टी, तो जब तक प्यूबर्टी मतलब एज ऑफ 14-15 ईयर्स, जब तक प्यूबर्टी ना आ जाए तब तक फादर जो है वो अपने बच्चे को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और डॉटर्स जब तक मैरिज ना हो जाए, ठीक है। चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ वैलिड इरेगुलर मैरिज आर एंटाइटल्ड, तो जो इरेगुलर मैरिज और जो वैलिड मैरिज से बच्चे पैदा हो रहे हैं सिर्फ वही एंटाइटल्ड हैं। उसके बाद इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो है वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड। तो पेरेंट्स का अगर मेंटेनेंस देखें तो पेरेंट को कौन मेंटेन करेगा, तो चिल्ड्रन मेंटेन करेंगे, बोथ सन एंड डॉटर दोनों को मेंटेन करने का जिम्मेदारी है पेरेंट्स को, मस्ट मेंटेन पेरेंट्स, ठीक है। कब, जब पेरेंट्स पुअर होंगे और अनेबल टू मेंटेन होंगे, एंड इवन नॉन मुस्लिम पेरेंट्स कैन क्लेम फ्रॉम मुस्लिम चिल्ड्रन, ठीक है, एज पर हनाफी लॉ। मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई नॉन मुस्लिम पेरेंट है, जैसे मान लो इंटर रिलीजन मैरिज हुई, तो उस केस में भी अगर कोई मुस्लिम चाइल्ड है तो उससे वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं एज पर हनाफी लॉ, ठीक है। देन उसके बाद केस आ जाता है नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम, ठीक है, ये आप देख लेना, इसमें कोई भी डाउट आपको होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देन मेंटेनेंस अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस जिसको बोलते हैं, जो पहले सीआरपीसी था, जब सीआरपीसी था तो सेक्शन 125 था, और जब बीएनएसएस हो गया तो सेक्शन 144 हो जाता है, ठीक है। तो रेलेवेंट प्रोविजन क्या है, चैप्टर 10 सेक्शन नंबर 144 से लेके 147 तक, जिसमें 144 में कौन क्लेम कर सकता है, कैसे क्लेम कर सकता है, और 147 तक पूरा प्रोसेस है और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 144 पे, दैट इज ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के मेंटेनेंस के लिए कौन कौन एंटाइटल्ड है, जिसके पास सफिशिएंट मींस है, कौन देगा, जिसके पास सफिशिएंट मींस है पर वो निग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है टू मेंटेन फॉलोइंग डिपेंडेंट्स, वो पैसा देने से मना कर रहा है, किसको, जो फॉलोइंग डिपेंडेंट्स सेक्शन 144 में बताए हुए हैं, ठीक है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो इस पे अप्लाई होता है वो फर्स्ट क्लास का अप्लाई होता है, ये याद रखोगे आप लोग, आप एग्जाम में इसको हाईलाइट कर देना तो बेटर मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मे ऑर्डर मंथली मेंटेनेंस, इन लोगों को अगर, किसको, इन लोगों को अगर इसने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, जिसके पास सफिशिएंट मींस हैं पर फिर भी वो मेंटेनेंस नहीं देना चाहता, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो ऑर्डर कर सकता है मंथली मेंटेनेंस की अमाउंट, ठीक है। तो पहले किसको, वाइफ को, जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, और डिवोर्स वुमेन भी इसमें इंक्लूडेड है जिसने रीमैरिज नहीं करी, ठीक है। देन माइनर चिल्ड्रन, अगर कोई माइनर चिल्ड्रन है, बच्चा है, लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, वेदर मैरिड और नॉट, अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, ठीक है। उसके बाद एडल्ट चाइल्ड नॉट मैरिड डॉटर, ठीक है। तो अगर एडल्ट चाइल्ड है पर मैरिड डॉटर को छोड़ दिया जाए, बिकॉज मैरिड डॉटर की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उसके हस्बैंड की हो जाती है, तो अगर एडल्ट चाइल्ड है और उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि वो कुछ काम कर सके, या कुछ डिसेबिलिटी है या इंजरी है, तो उस इंजरी की वजह से वो डिपेंडेंट माना जाएगा, और डिपेंडेंट अगर मान लिया गया तो ऑब्वियसली जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ठीक है। देन फादर और मदर, तो अगर फादर और मदर एज की वजह से या फिर अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ हैं तो उस केस में उन्हें मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोविजन देखते हैं, माइनर मैरिड डॉटर के केस में क्या होगा, इवन इफ अ माइनर फीमेल चाइल्ड इज मैरिड द फादर कैन स्टिल बी ऑर्डर टू पे मेंटेनेंस। बेशक आपने माइनर डॉटर की शादी कर दी, मगर फादर को फिर भी मेंटेनेंस के लिए कहा जा सकता है, कब तक, जब तक वो मेजॉरिटी को अटेन न कर ले, मतलब वो 18 साल की ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट्स मैरिड माइनर गर्ल्स हु आर अबैंडन्ड और अनसपोर्टेड, तो जो अनसपोर्टेड अबैंडन्ड गर्ल्स हैं उनको बचाता है ये प्रोविजन, ठीक है। देन सेकंड प्रोविजो क्या है, इंटरिम मेंटेनेंस, मतलब केस शुरू हुआ और केस खत्म होने में 5 साल लग गए, ठीक है।
अब उस 5 साल तक जिंदा कैसे रहे आदमी केस खत्म करने के लिए, तो वहां पर क्या है, इंटरिम मेंटेनेंस का प्रोविजन है। तो फाइनल डिस्पोजल से पहले जो इन बिटवीन मेंटेनेंस दे दिया जाता है थोड़ी अमाउंट ताकि जिंदा रह सके, ठीक है। तो मंथली इंटरिम मेंटेनेंस दे सकता है। एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, मान लो ए वाइफ है, ठीक है, और इसने अपने हस्बैंड बी पर केस किया मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अब इसने केस ही इसलिए किया है कि उसको कुछ पैसा मिले ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, जिंदा रह सके, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो केस में खर्चा आ रहा है, जो बीच में उसको रहने और खाने के लिए मकान और रोटी चाहिए, उसके लिए इंटरिम मेंटेनेंस प्लस एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग जो भी खर्चे हो रहे हैं वो हस्बैंड को ऑर्डर किया जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड प्रोविजन हो जाता है 60 डे टाइम लिमिट। 60 डे टाइम लिमिट का मतलब क्या है, एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस शुड बी डिस्पोज्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ठीक है। तो 60 दिन के अंदर जिस दिन नोटिस सर्व हुआ, जैसे कोर्ट में एप्लीकेशन हमने अप्लाई करी फॉर इंटरिम मेंटेनेंस, एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद नोटिस इशू हुआ टू द अदर पार्टी, जब जैसे ही नोटिस सर्व हो गया, उसने रिसीव कर लिया, उसके 60 दिन के अंदर क्या होगा, एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बीएनएस में प्रोविजन ऐड किया गया जिससे स्पीडी रिलीफ मिल सके, ठीक है। देन एक्सप्लेनेशंस क्या है, माइनर का मतलब हिंदू मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से अंडर 18 ईयर्स, जो 18 साल से कम है उसको माइनर कहा जाता है, ठीक है। वाइफ का मतलब डाइवोर्स वाइफ भी इंक्लूड होती है, जो कि रीमैरिज अभी तक नहीं करी, जिसने रीमैरिज नहीं करी वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है, ठीक है। देन क्लॉज 2 आ जाओ, इफेक्टिव डेट ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस में बी ऑर्डर्ड टू बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर हुआ मेंटेनेंस पे करने का, तो कब से हो सकता है, या तो जिस दिन से ऑर्डर हो रहा है कि भाई आज की तारीख से आप मेंटेनेंस दोगे, आज का ये ऑर्डर है, ठीक है। और फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन मान लो लगाई थी आज से 1 महीना पहले, 19 अगस्त 25 को एप्लीकेशन लगाई थी, तो या तो मान लो ऑर्डर आया 19 सितंबर 25 को, ठीक है। तो या तो मेंटेनेंस कब से पेबल हो जाएगी कि जिस डेट को ऑर्डर आया, ठीक है, और या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन द कोर्ट्स ऑर्डर, कि उसके ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। तो अगर इस डेट से पेबल हो जाएगी और सपोज 10,000 रुपीज डिसाइड हुई है, तो 10,000 इस डेट के प्लस 10,000 इस मंथ के, तो कितना 20 के उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा एट द मजिस्ट्रेट्स डिस्क्रिशन, ठीक है। उसके बाद क्लॉज 3 आ जाता है, इन्फोर्समेंट एंड डिफॉल्ट। इफ अ पर्सन फेल्स टू पे मेंटेनेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज, द मजिस्ट्रेट में, अब भाई बहुत जिद्दी लोग होते हैं कि हमें जेल भेज दो, हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, तो उस केस में क्या होगा, मजिस्ट्रेट के पास कुछ ऑर्डर्स है, जैसे इशू ऑफ वारंट फॉर लेवाइंग एरियर्स। तो जो एरियर्स मतलब जो इकट्ठा होता जा रहा है उसको लेवाई कर सकता है, उसके ऊपर फोर्सफुली उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ पर डिफॉल्टेड मंथ। तो 1 महीने का अगर डिफॉल्ट किया तो 1 महीने की जेल, ठीक है, 1 महीने की जेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास ऑर्डर है। देन प्रोवाइजो देखें तो लिमिटेशन क्या आ जाती है, एप्लीकेशन टू रिकवर एरियर्स मस्ट बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द अमाउंट डिक्लेयर बिकेम ड्यू, ठीक है। तो अगर मान लो आज की डेट से अमाउंट ड्यू हो रही है, ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन कब तक हो जानी चाहिए, इसकी एप्लीकेशन विद इन 1 ईयर अप्लाई हो जानी चाहिए। अगर ये नहीं हो पाता तो इतने एरियर्स भूल जाओ, नहीं मिलेंगे, ठीक है। देन रिफ्यूजल टू लिव टुगेदर, अगर रिफ्यूजल टू लिव टुगेदर है, इफ हस्बैंड ऑफर्स टू मेंटेन वाइफ ऑन कंडीशन ऑफ लिविंग विद हिम, अगर हस्बैंड बोले कि भाई मैं मेंटेन करूंगा अपनी वाइफ को, अगर वो मेरे साथ रहने के लिए राजी हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, मैजिस्ट्रेट मस्ट इंक्वायर इनटू हर रीजन फॉर रिफ्यूजल। तो मैजिस्ट्रेट को उस रीजन पे भी इंक्वायर करना पड़ेगा कि भाई उसने रिफ्यूज क्यों किया है साथ में रहने से, ठीक है। इफ जस्टिफाइड द मैजिस्ट्रेट कैन स्टिल ग्रांट मेंटेनेंस, अगर उसे लगे कि रीजन जस्टिफाइड है तो भी मेंटेनेंस ग्रांट कर सकता है मैजिस्ट्रेट विदाउट द कंडीशन कि भाई साथ में रहे या ना रहे, ठीक है। देन क्लॉज 4 आ जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर वाइफ, अ वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस इफ, वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती कब, जब वो एडल्टरी में हो या फिर वो उसने अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही मर्जी से रहने से मना कर दिया, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, ठीक है, और म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं, तो ठीक है। तो इन केसेस में वाइफ को मेंटेनेंस डिनाई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर अगर मान लो मेंटेनेंस का हो भी गया है, उसको कैंसिल कराया जा सकता है, कैसे, इफ एनी ऑफ द अबव डिस्क्वालिफिकेशन इन क्लॉज 4 अप्रूव्ड द मैजिस्ट्रेट कैन कैंसिल द ऑर्डर, ठीक है। तो अगर मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया है प्लस उसके बाद ये प्रूव हो जाए कि वाइफ एडल्टरी में रह रही है या वाइफ अपनी मर्जी से नहीं आना चाहती, कोई उसके पास रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, तो उस केस में जो ये ऑर्डर है उसको कैंसिल कराया जा सकता है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 145 पे आ जाओ, प्रोसीजर फॉर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 144। तो आप सेक्शन 144 में प्रोसीड कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आपको समझना है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। जब केस हम कहीं भी लेके जाते हैं तो केस की शुरुआत किस जगह से होनी है ये हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमें टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो जहां पर रिस्पोंडेंट रहता है, जैसे ए
मतलब वाइफ को अगर मान लो मेंटेनेंस क्लेम लेना है, ठीक है, या पेरेंट्स को लेना है, ठीक है, तो उस केस में कहां करेंगे, मान लो बी से लेना है तो बी जहां रहता है, जहां पर बी रहता है, ठीक है, वेयर वाइफ और चाइल्ड रिसाइड्स, तो यहाँ पे या तो वाइफ और उसके चिल्ड्रन रहते हैं, ठीक है, वेयर रिस्पोंडेंट लास्ट रिसाइडेड विद वाइफ और चाइल्ड्स मदर, ठीक है, तो जहां पर रिस्पोंडेंट जो है वो लास्ट जहां पर रहा हो वाइफ या फिर अपने बच्चे की मां के साथ, ठीक है, अगर इलएस्टिमेट चाइल्ड है तो ये वाला प्रोविजन लग जाता है। तो जनरली जो कोर्ट में अप्लाई होता है वो यही वाला अप्लाई होता है, ठीक है, जनरली प्रैक्टिस में नॉर्मली ये अलाउ होता है, पर ये चीज भी अलाउड हो सकती है, ठीक है। देन लिबरल ज्यूरिसडिक्शन फॉर इजी एक्सेस टू जस्टिस, तो इसमें कोई स्ट्रिक्ट बार नहीं है, पर इजी एक्सेस टू जस्टिस हो इसलिए ये थोड़ा सा लिबरल रखा जाता है, तो तीनों जगह पे ये अलाउ हो जाता है। उसके बाद देखो तो क्लॉज 2 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, तो एविडेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन समन केस फॉर्मेट। तो जो हम बीएनएस पढ़ेंगे जब डिटेल में तो हमें पता लगेगा कि कुछ ट्रायल प्रोवाइडेड है, समन्स केस, वारंट केस, समरी ट्रायल, तो ये सब कुछ ट्रायल प्रोवाइडेड है, तो इसमें कौन सा लगेगा, समन्स वाला लगेगा, ठीक है। देन टेकन इन प्रेजेंस ऑफ रिस्पोंडेंट और देयर प्लीडर, तो जो एविडेंस लिए जाएंगे वो रिस्पोंडेंट की प्रेजेंस में या फिर उसके एडवोकेट की प्रेजेंस में लिए जाएंगे, ठीक है। अगर रिस्पोंडेंट जो है जानबूझ के कोर्ट को अवॉइड करे तो उस केस में एक्स पार्टे प्रोसीडिंग हो सकती है और उसके बिना सुने उसका डिसीजन आ सकता है जज का उसके अगेंस्ट, ठीक है। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग क्या है, कॉस्ट क्या है, मजिस्ट्रेट हैज डिस्क्रिप्शन टू ऑर्डर कॉस्ट इन मेंटेनेंस प्रोसीडिंग, तो ये भी डिस्क्रिप्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट है, वो चाहे तो कॉस्ट को ऑर्डर कर सकता है। अब उसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 146 जो कि बात करता है ऑल्टरेशन और कैंसिलेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर, ठीक है। तो अगर मेंटेनेंस हो चुका है, ऑर्डर हो चुका है, प्लस उसका ऑल्टरेशन उसको चेंज कराना चाहते हैं, सपोज कम है तो ज्यादा कराना चाहते हैं या ज्यादा है तो कम कराना चाहते हैं, ठीक है, या उसे कैंसिल कराना चाहते हैं, तो सेक्शन नंबर 146 में अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर सर्कमस्टांस चेंज हो गया है तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस के अमाउंट चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है, में इंक्रीज, रिड्यूस और कैंसिल मेंटेनेंस, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, पेई गेट्स जॉब, जिसको मेंटेनेंस दी जा रही थी उसको नौकरी मिल चुकी है, पेयर के पास जो दे रहा था उसकी जॉब चली गई, या फिर वाइफ जो है उसने रीमैरिज कर ली, तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। उसके बाद सिविल कोर्ट जजमेंट क्या है, इफ अ सिविल कोर्ट पासेस एन ऑर्डर अफेक्टिंग द मेंटेनेंस मजिस्ट्रेट मस्ट कैंसिल और वेरी द ऑर्डर टू अलाइन विद द सिविल डिक्री, ठीक है। अब मान लो हामा में गया केस इन सिविल कोर्ट, ठीक है, प्लस सेक्शन 144 बीएनएस चला गया, ठीक है। अब यहां पर 1 लाख की डिक्री अनाउंस हो गई, 1 लाख रुपीस की डिक्री जो है अनाउंस हो गई फॉर मेंटेनेंस पर मंथ, ठीक है। अब क्या है, यहां से भी 20,000 रुपीस की डिक्री अनाउंस हो गई, ठीक है। अब ये डिक्री के बारे में ये बीएनएस वाले जज साहब को नहीं पता था, मजिस्ट्रेट साहब को नहीं पता था, तो उस केस में क्या होगा, आप आओ सेक्शन 146 में आओ और इन्हें बताओ कि ये डिक्री उसको मिल चुकी है, तो ऑब्वियसली ये कम कर देंगे, ये 80 के कर देंगे, ठीक है, ऑब्वियसली ये हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्लॉज 3 क्या कहता है, डाइवोर्स एंड पोस्ट डाइवोर्स इवेंट्स, तो डाइवोर्स और आफ्टर द डाइवोर्स क्या होता है, तो मेंटेनेंस कैंसिल हो सकती है, कब, पहला अगर वाइफ रीमैरी कर ले, ठीक है, तो जिस दिन से शादी कर लेगी दोबारा उस दिन से उसकी मेंटेनेंस कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इफ शी हैज रिसीव्ड फुल डावर और मेहर और कस्टमरी डाइवोर्स पेमेंट, ठीक है, तो अगर उसने फुल डावर और मेहर को रिसीव कर लिया है और कस्टमरी जो है अमाउंट को जो डाइवोर्स की पेमेंट है जो उसने कस्टमरी लॉ से, मान लो कुछ कस्टम्स में अलाउ होता हो कि भाई अगर डाइवोर्स होगा तो इतने पैसे दिए जाएंगे, तो उस कस्टमरी अमाउंट को उसने रिसीव कर लिया है, तो जो है बिफोर मेंटेनेंस ऑर्डर कैंसिल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, तो कैंसिल कर सकते हैं डेट ऑफ ऑर्डर से, ठीक है। आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर अगर रिसीव किया है तो कैंसिल फ्रॉम द डेट व्हेन द मेंटेनेंस इज एंड, ठीक है। She has voluntarily surrendered the right to maintenance after divorce, cancel from the date of such surrender, तो अगर उसने खुद ही सरेंडर कर दिया है, जैसे म्यूचुअल कंसेंट में क्या होता है, वन टाइम डिसाइड हो जाता है, कभी कभार वाइफ ये भी चाहती हैं कि उनको एक बार में मेंटेनेंस दे दिया जाए बजाय कि महीने महीने में, क्योंकि वाइफ को भी लगता है कि हस्बैंड हर महीने तो देने नहीं वाला, तो कोर्ट का चक्कर लगे, इससे बेहतर है कि एक बार में ही लेके साइड हो जाओ। और कभी कभार कुछ ऐसे भी जेन्युइन केसेस होते हैं जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली गुड टर्म्स पे एक दूसरे से अलग होते हैं और वाइफ जो है अच्छा अर्निंग कर रही होती है, तो वहाँ पे वो मेंटेनेंस का राइट सरेंडर कर देती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कोई मेंटेनेंस ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। देन क्रेडिट फॉर मेंटेनेंस पेड, क्या क्रेडिट है, ठीक है, तो इफ अ सिविल कोर्ट अवार्ड्स मेंटेनेंस ऑब्लिक डाउरी अमाउंट इट मस्ट एडजस्ट व्हाट्स ऑलरेडी बीन पेड अंडर सेक्शन 144 बीएनएस, तो अगर मान लो सिविल कोर्ट ने क्या करा, अनाउंस कर दिया
कोई डाउरी या फिर कुछ जो शादी में एक्सपेंसेस हुए थे उसको वापस करो, तो वो चीज़ क्या होगी, तो जो सेक्शन 144 में ऑलरेडी पे हो चुका है, सपोज 20 लाख रुपीज़ अब तक पे हो चुके हैं, तो 20 लाख रुपीज़ माइनस कर देगी उस अमाउंट में से, ठीक है। देन सेक्शन नंबर 147 आ जाओ, फ्री कॉपी एंड इन्फोर्समेंट। तो बेसिकली जो जजमेंट है, मेंटेनेंस ऑर्डर जो है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा किसको, बेनिफिशियरी को, जिसको उस ऑर्डर से बेनिफिट होने वाला है, या फिर गार्जियन को अगर माइनर है तो, या फिर एनी पर्सन ऑथराइज टू रिसीव। तो अगर जो जिस पर्सन को बेनिफिट होने वाला है उसके द्वारा कोई ऑथराइज पर्सन है उस ऑर्डर को रिसीव करने के लिए, तो उसको ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है। देन द ऑर्डर इज इन्फोर्सिबल एनीवेयर इन इंडिया वंस द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड अबाउट द आइडेंटिटी एंड नॉन पेमेंट, ठीक है। तो पूरे देश में कहीं पे भी उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। ऐसा क्लेम नहीं किया जा सकता कि हस्बैंड या वाइफ जिसको मेंटेनेंस देना था वो उसके ज्यूरिसडिक्शन को छोड़ के चला गया, तो अब उसको वापस इसी ज्यूरिसडिक्शन में आना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ समरी टेबल पे। तो बेसिकली सेक्शन 144 से लेकर 147 तक की समरी टेबल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेक्शन नंबर 144 का क्लॉज 1 ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। ये आपके क्विक रिवीजन के लिए बिफोर द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 143 क्लॉज 3 एंड देन सेक्शन नंबर 144 क्लॉज 4, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं देन 144 क्लॉज 5 एंड 145 क्लॉज 1, ठीक है। तो ये आप देखते जाओगे एक साथ, 145 क्लॉज 2, 145 क्लॉज 3। उसके बाद आगे चलते हैं 146 क्लॉज 1, 146 क्लॉज 2, 146 क्लॉज 3, ठीक है। तो बेसिकली ये चलती जा रही है टेबल 146 क्लॉज 4। देन फाइनली सेक्शन 147, इसी के साथ ये टेबल एंड हो गई। एंड देन लिस्ट ऑफ केस लॉज, ये जो केस लॉज हैं ये सीआरपीसी वाली केस लॉज हैं। एंड देन समरी टेबल फॉर मुस्लिम लॉ एंड बीएनएसएस, ठीक है। तो ये वाइफ की है। अब इसमें क्या है कैटेगरी, यहाँ पे वाइफ, फिर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, और यहाँ पे अंडर मुस्लिम लॉ एंड बीएनएसएस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज, ठीक है। ये भी आप देख लोगे क्योंकि मैं डिस्कस करा चुका हूं, तो आपको वैसे तो डिफरेंस पता ही होगा, पर फिर भी एक बार आप समरी टेबल देख लेना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। देन उसके बाद ये पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स, ठीक है। एंड देन क्वांटम बेस्ड ऑन इनकम ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटम। एंड देन प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द मैटर, ठीक है। देन केस लॉज, उसके बाद आगे चलते हैं। देन ये कंक्लूजन हो जाता है आज के इस टॉपिक का, ठीक है। अब आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गार्जियनशिप अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ठीक है। HMGA, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। तो बेसिकली 1956 में ये स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये अप्लाई किस पे करती है, हिंदू, बुद्ध, जैन एंड सिख, ठीक है। तो याद रखना हिंदू, बुद्ध, जैन एंड सिख पे, ठीक है। तो इसका अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिफाइन लीगल गार्जियनशिप फॉर हिंदू माइनर्स। माइनर कौन होता है, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, इंश्योरिंग देयर वेलफेयर, एजुकेशन, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड मॉरल अपब्रिंगिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये है हिंदू गार्जियनशिप एक्ट, ठीक है। देन हु इज अ माइनर, ये डिफाइंड है सेक्शन नंबर 4A ऑफ द HMGA एक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, ये ऑब्वियस है, ठीक है। पर ये सेक्शन आप याद रखोगे। देन उसके बाद गार्जियन कौन होता है, गार्जियन डिफाइंड है सेक्शन नंबर 4B में, गार्जियन डिफाइंड है, अ गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और प्रॉपर्टी और बोथ, ठीक है। तो गार्जियन वो पर्सन होता है जो केयर जिसको अलॉट कर दी जाती है, किसकी, माइनर पर्सन की या उसकी प्रॉपर्टी की या दोनों की, ठीक है। तो वो गार्जियन होता है। देन नेचुरल गार्जियन एंड इस पावर्स, सेक्शन नंबर 6 एंड सेक्शन नंबर 8, जो कि बात करता है किसकी, नेचुरल गार्जियन और उसकी पावर्स की। तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल गार्जियन सेक्शन नंबर 6 में प्रोवाइडेड है, बॉय और अनमैरिड गर्ल अगर है तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन है, फादर है, और आफ्टर हिम उसकी मदर है। तो नंबर 1 पे आता है फादर और नंबर 2 पे आता है मदर। इलेजिटिमेट बॉय और गर्ल है तो उसकी नंबर 1 पे आ जाती है मदर और नंबर 2 पे आता है फादर, ठीक है। मैरिड माइनर गर्ल है तो हस्बैंड, ठीक है। तो बेसिकली ये है गार्जियंस अकॉर्डिंग टू द गार्जियनशिप एक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स शैल ऑर्डिनरी बी विद द मदर। तो अगर 5 साल से कम का बच्चा है तो ऑब्वियसली उसकी कस्टडी उसकी मदर के पास होगी, बिकॉज उस टाइम पे उसको केयर एंड प्रोटेक्शन फादर की तुलना में ज्यादा मदर दे सकती है। फिर ये केस लॉज हो गए। अब सेक्शन नंबर 8 पे आ जाओ, पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन। क्या पावर्स हैं, तो सबसे पहला वेलफेयर प्रिंसिपल आप याद रखोगे, ठीक है। वेलफेयर प्रिंसिपल मतलब ये सिंपल सा होता है कि भाई एट एनी सिचुएशन एट एनी कॉस्ट चाइल्ड का वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है। तो गार्जियन मस्ट एक्ट ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर, ठीक है। देन रिस्ट्रिक्शंस क्या है, नेचुरल गार्जियन कैन नॉट विदाउट प्रायर कोर्ट परमिशन लीज एनी पार्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बिना कोर्ट की परमिशन के वो माइनर की प्रॉपर्टी को लीज नहीं कर सकता फॉर मोर देन 5 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए भी नहीं दे सकता,
दे सकता है पर 5 साल से ज्यादा नहीं दे सकता, या माइनॉरिटी खत्म होने के बाद के लिए। जैसे मान लो एक बच्चा है जो कि 16 साल का है, ठीक है, ये बच्चा एक गार्जियन के पास है ए, और इसके पास सपोज 1 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी है, तो ए ने क्या करा, इसको लीज दे दिया किसी पर्सन को, सपोज दैट बी को, ठीक है, बी को लीज पे दे दिया फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स। तो क्या ऐसा कर सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज इसकी माइनॉरिटी कब खत्म हो रही है? आफ्टर 2 ईयर्स। ये आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो लीज होगी ये मैक्सिमम 2 ईयर्स की हो सकती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती, ठीक है। पर अगर मान लो ये होता 12 ईयर्स का, ठीक है, मान लो ये 12 ईयर्स का होता, तो उस केस में क्या होता कि इसकी अभी 18 होने में इसको 6 साल बाकी है, पर उस केस में 5 साल से ज्यादा नहीं दे सकता, तो ऑब्वियसली ये 5 ईयर्स के लिए लीज कर सकता था, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। ना वो प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना गिफ्ट कर सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो कि किसकी है? माइनर की है। देन तो क्लॉज 3 अगर देखें तो बात करता है ट्रांजैक्शंस मेड विदाउट परमिशन। तो अगर विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है ट्रांजैक्शन कर दी जाए तो ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ये वॉइडेबल होती हैं, ठीक है। कैसे वॉइडेबल होती हैं? एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर ये वॉइडेबल होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कोई 16 साल का बच्चा है, उसकी प्रॉपर्टी को इन्होंने 4 साल के लिए लीज कर दिया, 4 साल के लिए लीज पे दे दिया, तो वो लीज एग्रीमेंट जो है वो ये पर्सन आफ्टर टर्निंग 18 ईयर्स ये क्या कर सकता है? वॉइड डिक्लेयर करा सकता है इस चीज को, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रांजैक्शंस इसके एंड पे वॉइडेबल होती है, ठीक है। देन द केस लॉ, उसके बाद आगे चलते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन एंड पावर्स, ठीक है, सेक्शन नंबर 7। तो 7 क्या कहता है? अ फादर कैन अपॉइंट अ गार्जियन बाय विल फॉर हिज माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन, ठीक है। तो फादर के पास एक राइट है सेक्शन नंबर 7 में, जैसे फादर अपनी विल को डिवाइड करता है वैसे ही अगर कोई माइनर बच्चा है तो उसके लिए गार्जियन भी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। फादर की डेथ के बाद अगर मदर बची हुई है, मदर सर्वाइव कर रही हैं, तो फादर के बाद मदर बन जाती है नेचुरल गार्जियन, ठीक है। इफ मदर डाइज आफ्टर फादर हर विल प्रिवेल्स, तो मदर की विल प्रिवेल करेगी अगर मदर की डेथ होती है फादर के बाद, इफ शी वाज नेचुरल गार्जियन एट दैट टाइम, ठीक है। तो अगर नेचुरल गार्जियन मदर है तो उस टाइम पे मदर की विल प्रिवेल करेगी, ठीक है। एप्लीकेबल ओनली इफ द गार्जियन इज लीगली कॉम्पिटेंट एंड फिट, ठीक है। तो ये विल वाला प्रोविजन तभी एप्लीकेबल है जब गार्जियन जो है मेंटली साउंड है प्लस 18 ईयर्स एंड अबव है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, फिर ये केस लॉ है, फिर आगे चलते हैं सर्टिफाइड गार्जियन अंडर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, ठीक है। तो क्या है सर्टिफाइड गार्जियन? जब कोई नेचुरल गार्जियन ना हो, व्हेन देयर इज नो नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन, द कोर्ट में अपॉइंट अ सर्टिफाइड गार्जियन अंडर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, ठीक है। तो जब कोई भी नेचुरल गार्जियन ना हो या टेस्टामेंट्री गार्जियन ना हो, मतलब जो नेचुरल गार्जियन मदर एंड फादर होते हैं वो ना हो, या फिर जो टेस्टामेंट्री गार्जियन जो फादर और मदर के पास विल बना के राइट है कि विल बना करके अपनी डेथ के बाद बता सकते हैं कि कौन गार्जियन होगा, तो उन दोनों केसेस में अगर कोई गार्जियन ना हो तो कोर्ट के पास एक राइट है कि वो सर्टिफाइड गार्जियन बना सकती है, ठीक है। पावर्स क्या है? तो ये जो सर्टिफाइड गार्जियन बनेंगे इनकी पावर क्या होगी? मैनेज द पर्सन एंड प्रॉपर्टी, मस्ट टेक परमिशन फॉर मेजर ट्रांजैक्शन एंड कोर्ट रिटेन्स कंट्रोल एंड ओवरसाइट, ठीक है। तो बेसिकली जो पर्सन है, मतलब जो माइनर पर्सन है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब क्या है? उसको किस तरीके से देखभाल करनी है सिर्फ, और वो भी कोर्ट के सुपरविजन में, ठीक है। उसके बाद परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर मेजर ट्रांजैक्शंस, तो जो मेजर ट्रांजैक्शंस हो रही है उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो कुछ ऐसी जरूरत आन पड़े जो उसको बेचना पड़ जाए तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी बाय द कोर्ट, एंड देन कोर्ट के पास कंट्रोल एंड ओवरसाइट रहती है इन दिस केसेस, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं, ये केस लॉ आ गया। उसके बाद आ जाओ गार्जियन बाय एफिनिटी, ठीक है। तो एचएमजीए एक्ट के अकॉर्डिंग एफिनिटी की गार्जियनशिप कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है, ठीक है। अंडर हिंदू कस्टमरी लॉ द हस्बैंड्स रिलेटिव स्पेशली फादर इन लॉ कुड एक्ट एज गार्जियन फॉर माइनर विडो, ठीक है। तो अगर कोई माइनर विडो है तो एफिनिटी के थ्रू जो हस्बैंड के फादर है वो एक्ट कर सकते हैं एज अ गार्जियन ऑफ द माइनर विडो, ठीक है। तो ये लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है इन एचएमजीए एक्ट, तो ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद ये केस लॉ हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं डी फैक्टो गार्जियन। डी फैक्टो का नाम से क्लियर हो गया, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट जो गार्जियन निकल के आए तो वो डी फैक्टो गार्जियन, ठीक है। अ डी फैक्टो गार्जियन इज अ पर्सन हु एज्यूम्स केयर एंड कंट्रोल ऑफ अ माइनर, जिसने एज्यूम कर लिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जानवर, जानवर वो में अक्षय कुमार क्या करता है, उसको एक बच्चा मिल जाता है जो उसके पेरेंटल को कोई पता नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो डी फैक्टो गार्जियन बन जाता है। मतलब बाय द सर्कमस्टांस ऑफ द केस वो उस बच्चे को अपने आप एज्यूम कर लेता है कि वो उसकी केयर करेगा और वो जो है माइनर को कंट्रोल करेगा
विदाउट लीगल अथॉरिटी, उसके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती फिर भी, ठीक है। नॉट रिकॉग्नाइज अंदर HMGA, तो HMGA के अंदर ये रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। सेक्शन 11 ऑफ HMGA प्रोहिबिट्स द de facto गार्जियन फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ और डीलिंग विद द माइनस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जिस तरह मूवी में दिखाया है, जानवर मूवी में, जितना अक्षय कुमार ने काम किया, भाई उसको पाल पोस के बड़ा कर दो, सिर्फ उतना ही de facto गार्जियन कर सकता है, पर उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। ना ही गुड फेथ में डी फैक्टो गार्जियन किसी भी केस में उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय या डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। देन केस लॉज, उसके बाद आगे चलते हैं, समरी टेबल आ जाती है जो बात करती है टाइप ऑफ गार्जियनशिप अंडर HMGA। तो ये समरी टेबल जो है ये बेसिकली आपके क्विक रिवीजन के लिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल गार्जियन एंड देन टेस्टामेंट्री गार्जियन, इसके बाद सर्टिफाइड गार्जियन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं गार्जियन बाय एफिनिटी, ठीक है। उसके बाद डी फैक्टो गार्जियन, ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारा कंक्लूजन, यहां पर ये कंक्लूजन यहां से यहां तक खत्म हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज गार्जियनशिप अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ में जो गार्जियनशिप है उसके बारे में बात करते हैं। इन मुस्लिम लॉ गार्जियनशिप मतलब विलायत इज अ लीगल अथॉरिटी ओवर माइनस पर्सन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो या तो माइनर पर्सन पे या उसकी प्रॉपर्टी पे क्या है, एक लीगल राइट हो जाता है, लीगल अथॉरिटी, ठीक है। गार्जियनशिप इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। तो मुस्लिम लॉ के अंदर जो गार्जियनशिप है वो बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला वलायत नफ, ठीक है, इसमें गार्जियनशिप ऑफ द पर्सन फिजिकल कस्टडी जो है वो दी जाती है, ठीक है। देन वलायत निकाह, गार्जियनशिप इन मैरिज, तो जो गार्जियनशिप मैरिज के थ्रू आती है वो वलायत निकाह है, ऑब्वियसली निकाह जुड़ गया, ठीक है। देन वलायत माल, दैट इज गार्जियनशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो माल मतलब प्रॉपर्टी, तो इस तरीके से नफ मतलब बच्चा और निकाह मतलब शादी और माल मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस 3 तरह की गार्जियनशिप मुस्लिम लॉ में अलाउड है, ठीक है। देन इसमें ऑल्सो रिकॉग्नाइज क्या है, ये टेस्टामेंट्री गार्जियन को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, सेम जैसे हिंदू लॉ में है कि भाई अगर फादर और मदर चाहें तो वो अपनी विल के थ्रू अपने बाद उस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा ये डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफाइड गार्जियन अंडर गार्जियनशिप एंड वॉर्ड्स एक्ट, ठीक है, एंड डी फैक्टो गार्जियन, ठीक है। तो ये भी रिकॉग्नाइज करा जाता है मुस्लिम लॉ में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो तो आ जाता है गार्जियनशिप ऑफ पर्सन, दैट इज वलायत नफ। तो इसमें डेफिनेशन अगर देखी जाए, राइट टू कस्टडी एंड केयर ऑफ माइनर्स पर्सन इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपब्रिंगिंग, हेल्थ, रेसिडेंस एंड एजुकेशन। तो इसमें अडॉप्शन का तो वैसे भी कोई चक्कर है नहीं। तो जो वलायत नफ होता है उसके अंदर किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बड़ा करने की, उसको हेल्दी रखने की, उसको घर देने की एंड एजुकेशन देने की, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ कस्टडी अंडर पर्सनल लॉ। तो मेल चाइल्ड जो है अप टू 7 ईयर्स मदर हैज कस्टडी, ठीक है। तो अगर मुस्लिम लॉ में हम बात करें, हमने पहले पढ़ा हिंदू लॉ में अगर 5 साल से छोटा बच्चा या बच्ची है तो उसकी कस्टडी रहेगी मदर के पास, ठीक है। और उससे बड़ा है तो प्राइमरी गार्जियन, नेचुरल गार्जियन कौन होगा, उसका फादर अगर लेजिटिमेट चाइल्ड है तो, देन उसके बाद उसकी मदर, ठीक है। और उसके बाद अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो पहले उसकी मदर देन उसका फादर। अब मुस्लिम लॉ की अगर हम बात करें तो मेल चाइल्ड अगर 7 साल तक का है तो उसकी मदर के पास उसकी कस्टडी होगी, ठीक है। और अगर फीमेल चाइल्ड है अप टू प्यूबर्टी तो मदर के पास उसकी कस्टडी होगी, ठीक है। तो फादर के पास कस्टडी कब जाएगी, आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ एज, जैसे हिंदू लॉ में आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और फीमेल है तो प्यूबर्टी तक उसकी मदर के पास ही रहेगी। आफ्टर दैट मतलब मेल के लिए 7 ईयर्स प्लस फीमेल के लिए आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। तो फादर और पैटर्नल रिलेटिव्स टेक ओवर, ठीक है। तो फादर और पैटर्नल रिलेटिव्स उसके बाद उसके गार्जियन बन जाते हैं, ठीक है। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का अगर केस है, मदर इज द सोल गार्जियन, ठीक है, मदर के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, ठीक है। कस्टडी इज नॉट गार्जियनशिप, मदर हैज कस्टडी बट द फादर रिमेन्स लीगल गार्जियन, ठीक है। तो कस्टडी जो होती है वो गार्जियनशिप नहीं होती है। तो कस्टडी क्या है, वो एक अलग चीज है, किसके साथ बच्चा रह रहा है वो एक अलग चीज है, बट लीगल गार्जियन कौन होता है, फादर होता है, ठीक है। देन केस लॉज आप देख लोगे, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये केस लॉज हो गए। अब यहां से आ जाओ गार्जियनशिप ड्यूरिंग मुस्लिम मैरिज, तो वलायत निकाह, ठीक। इसमें देखें तो राइट टू कॉन्ट्रैक्ट द मैरिज ऑफ अ माइनर और इंसेन पर्सन, इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ स्पाउस, ठीक है। तो जिस पर्सन के पास राइट टू डू निकाह जाए, ठीक है, जैसे मान लो अगर वही बच्चा माइनर है तो उसके बिहाफ पे तो उसके पेरेंट्स को या उसके गार्जियन को ही एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि किसके पास डिसीजन है कि वो माइनर के बेसिस पे उसकी शादी का डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो एज पर सुन्नी लॉ क्या है, सबसे पहले फादर का राइट है, फिर ग्रैंडफादर का राइट है, किसके, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब फादर के फादर का, ठीक है। देन ब्रदर, फुल ब्रदर जो उसका बड़ा भाई है,
फुल ब्रदर मतलब सगा भाई, ठीक है। फिर आ जाता है पैटर्नल अंकल का राइट, मतलब चाचा का, चाचा या ताऊ का, ठीक है। तो ये लोग जो है एक माइनर सन या माइनर डॉटर की मैरिज के लिए डिसीजन ले सकते हैं एज पर द गार्जियनशिप ड्यूरिंग मैरिज, ठीक है। फिर पैटर्नल अंकल के बाद कौन ले सकता है, मेल एग्नेटिक रिलेटिव इन ऑर्डर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तो मेल एग्नेटिक रिलेशन मतलब जो एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स आप पढ़ोगे सक्सेशन एक्ट में, तो जो मेल एग्नेट्स हैं वो डिसीजन ले सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्लोज रिलेशंस, ठीक है। देन शिया व्यू को अगर देखा जाए तो ये सुन्नी लॉ था, अब शिया लॉ को अगर देखा जाए ओनली फादर एंड ग्रैंडफादर हैव द राइट, ठीक है। तो मैरिज के लिए जो राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइनर पर्सन के बिहाफ पे उसके फादर ले सकते हैं या फिर ग्रैंडफादर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय गार्जियन मस्ट बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर, ठीक है। तो जो मैरिज गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है विद द अदर पर्सन बाय द गार्जियंस हो रही है, तो उस केस में ये देखा जाएगा कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के लिए वो होनी चाहिए, ठीक है। प्यूबर्टी इज इक्वल टू कैपेसिटी टू मैरी, तो मुस्लिम लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि उसमें एज ऑफ प्यूबर्टी ही मैरिज का कैटेगराइजेशन है, मैरिज की कैपेबिलिटी बताती है एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। देन उसके बाद ये केस लॉ आ गया, केस लॉ के बाद आगे चलते हैं, क्या ये केस लॉ यहाँ पे खत्म हो जाता है। देन उसके बाद आ जाता है गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज वलायते माल, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक। तो अथॉरिटी टू मैनेज, प्रिजर्व एंड एडमिनिस्टर माइनस मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो माइनर बच्चा है उसके साथ अगर कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है तो उसका ध्यान रखने के लिए गार्जियनशिप को बोलते हैं वलायते माल, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हैं, हु कैन बी प्रॉपर्टी गार्जियन, कौन हो सकता है। तो सबसे पहले गार्जियन टाइप में फादर देखा जाए तो ये क्या है, लीगल गार्जियन है, ठीक है। एग्जीक्यूटर ऑफ फादर्स विल, तो फादर की विल के थ्रू अगर कोई एग्जीक्यूटर आया है कि उस प्रॉपर्टी को ध्यान रखने के लिए, तो ये कौन है, ये टेस्टामेंट्री गार्जियन है, ये हम पढ़ चुके हैं। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, ये कौन है, ये रिकॉग्नाइज्ड हैं अगर फादर और टेस्टामेंट्री गार्जियन नहीं है तो, ठीक है। देन मदर जो है वो लीगल गार्जियन नहीं हो सकती प्रॉपर्टी की एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ रिस्ट्रिक्शंस क्या है, गार्जियन कैन नॉट एलियनेट, बेच नहीं सकते प्रॉपर्टी विदाउट कोर्ट्स परमिशन। तो बेशक वो हिंदू माइनर हो या मुस्लिम माइनर हो, कोर्ट की परमिशन जरूरी है फॉर सेलिंग ऑफ या फॉर एलियनेटिंग या फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजैक्शंस मस्ट बी नेसेसरी एंड फॉर बेनिफिट, तो जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी वो बेनिफिट के लिए होनी चाहिए प्लस नेसेसरी होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद ये केस लॉ हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं टेस्टेमेंट्री गार्जियन, ठीक है। मतलब बेसिकली मुस्लिम लॉ में तो फादर ही हैं, तो फादर जो हैं वो अपनी विल के थ्रू किसी गार्जियन को अपॉइंट करते हैं इन केस ऑफ आफ्टर हिज डेथ, कौन उस बच्चे का ध्यान रखेगा, ठीक है। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय विल टू एक्ट एज गार्जियन आफ्टर डेथ ऑफ द लीगल गार्जियन, ठीक है। यूजुअली फादर, मुस्लिम लॉ में यूजुअली फादर ही होते हैं, ठीक है। तो सुन्नी लॉ में देखें तो फादर कैन अपॉइंट अ टेस्टामेंट्री गार्जियन, तो फादर जो है टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकते हैं। इफ मदर इज अपॉइंटेड शी कैन एक्ट, तो अगर मदर को अपॉइंट कर दिया फादर ने टेस्टामेंट्री गार्जियन के रूप में तो वो टेस्टामेंट्री गार्जियन बन सकती है, ठीक है। शिया लॉ में देखें तो ओनली द फादर एंड ग्रैंडफादर अपॉइंट टेस्टामेंट्री गार्जियंस, ठीक है। तो इसमें कौन है, फादर अपॉइंट कर सकता है, और इसमें क्या है, फादर एज वेल एज ग्रैंडफादर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियंस, ठीक है। तो मदर हैज नो टेस्टामेंट्री पावर्स, मदर के पास कोई टेस्टामेंट्री पावर नहीं है, ठीक है। देन केस लॉ देखते हैं, केस लॉ क्या है, ये केस का नाम है, और केस का बेसिकली आप गार्जियनशिप एंड वार्ड्स का कोई भी केस देखोगे तो उसमें आपको क्रक्स यही दिखेगा कि भाई कोई भी गार्जियन हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट जो एक्टिविटीज करेगा वो माइनर के बेनिफिट के लिए करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सर्टिफाइड गार्जियन, दैट इज कोड अपॉइंट अंडर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। तो सर्टिफाइड गार्जियन HMGA में भी कोर्ट अपॉइंट कर रहा था और यहाँ पर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में कोर्ट अपॉइंट कर रहा है इन मुस्लिम लॉ, ठीक है। जब कोई भी सुटेबल नेचुरल टेस्टामेंट्री गार्जियन नहीं होगा तो कोर्ट अपॉइंट करेगा एक गार्जियन को जिसको हम बोलेंगे सर्टिफाइड गार्जियन। गवर्निंग लॉ क्या है, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, ठीक है। तो अपॉइंटेड फॉर पर्सन, प्रॉपर्टी और बोथ, या तो सिर्फ पर्सन के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए या दोनों के लिए, ठीक है। तो जो माइनर होगा उसके लिए अपॉइंट किया जाएगा। अब कोर्ट का बेसिस अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली क्या है, वेलफेयर ऑफ द माइनर, ठीक है। गार्जियन मस्ट एक्ट अंडर द कोर्ट सुपरविजन, ठीक है। तो पहला पैरामाउंट कंडीशन क्या है कि माइनर का वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, जो गार्जियन बनाया जाएगा वो कोर्ट के सुपरविजन में काम करेगा और प्रायर परमिशन लेगा, किस चीज के लिए, पहला प्रॉपर्टी बेचने के लिए, मॉर्टगेज करने के लिए और लीज करने के लिए, ठीक है। हिंदू लॉ में हमने पढ़ा कि लीज जो है वो 5 साल तक कर सकता है विदाउट द परमिशन, बट 5 साल से ज्यादा अगर करनी है या उसकी मेजॉरिटी से ज्यादा, उसकी अगर एज से ज्यादा करनी है तो उस केस में कोर्ट की परमिशन लगेगी, और अगर विदाउट परमिशन कर देता है तो वो चीज वॉइडेबल हो जाती है एट द ऑप्शन ऑफ माइनर, ठीक है।
अब ये केस लॉ है, केस लॉ देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे, दैट इज डी फैक्टो गार्जियन, मतलब बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, जो हमने जानवर मूवी का डिस्कशन किया। डेफिनेशन क्या है, अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ अ माइनर और देयर प्रॉपर्टी विदाउट लीगल अथॉरिटी, ठीक है। तो विदाउट लीगल अथॉरिटी जो है, अगर कोई पर्सन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किसी माइनर का देखभाल करने लगे या उसकी प्रॉपर्टी की, तो उसको डी फैक्टो गार्जियन बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी रिकॉग्नाइज नहीं है मुस्लिम लॉ के अंदर पोस्ट गार्जियनशिप कोडिफिकेशन। जो डी फैक्टो गार्जियन होगा वो सेल नहीं कर सकता, ना ट्रांसफर कर सकता है माइनर प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली सेम हिंदू वाला है, एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। तो बेसिकली जो मुस्लिम लॉ है जिसमें गार्जियन शादी कर देते हैं माइनर बच्चों की, तो वो भी अलाउड नहीं है फॉर डी फैक्टो गार्जियन, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है केस लॉ, ये केस लॉ देख लेना आप लोग। उसके बाद आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट। अब ये आ जाती है आपकी समरी टेबल, तो समरी टेबल देख लोगे फॉर योर क्विक रिवीजन है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये आ जाता है वलायते नफ, देन वलायते निकाह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका वलायते माल, ठीक है, एंड टेस्टामेंट्री गार्जियंस एंड सर्टिफाइड गार्जियंस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी क्विक रिवीजन टेबल है। डी फैक्टो गार्जियन, ठीक है। तो ये उसके बाद ये टेबल खत्म हो जाती है और फाइनली द कंक्लूजन आ जाता है इस टॉपिक का। फाइनली हमारी यूनिट नंबर 3 ऑफ द फैमिली लॉ ओवर हो जाती है। इसी के साथ यहां पर ये यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक का कंक्लूजन खत्म हो गया, दैट इज गार्जियनशिप अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है। इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 3 ऑफ फैमिली लॉ 1 ऑफ सेमेस्टर नंबर 3 खत्म हो जाती है। थोड़ा बड़ी यूनिट है तो इसलिए थोड़ा सी लंबी चली गई वीडियो, बिकॉज इससे ज्यादा क्रक्स में आपको क्या ही समझाता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कोई समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आराम से, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।